स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। एक्शन वाला बाजार थोड़ा कम है आज, सुस्ती की तरफ आप ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, बट त्योहार का सीजन है, कल छुट्टी भी है, उसे भी एंजॉय करना है और उससे पहले बाजार कुछ ज़्यादा करने के मूड में है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा कंसोलिडेशन में, तो देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा कैसा एक्शन रहेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो अब देखना ये होगा कि क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का पूरा यहाँ सहारा मिलता है। ऑफ कोर्स क्लोजिंग के स्तरों पर होती है एक दिन की छुट्टी से पहले, इन सब पर करेंगे फोकस। तो चलिए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। दीप बताइए, बहुत ठंडा सा माहौल दिख रहा है, लेकिन उससे पहले बाजार की बड़ी बातें कौन सी जरा बताइए। जैसा आपने कहा, बहुत ही ठंडा माहौल इस समय बाजार में दिख रहा है, कुछ ज्यादा खास एक्शन आप देख नहीं रहे हैं। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहा है जहां तक हमारे मार्केट्स का सवाल है। ओपनिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही आप कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो 20,150 एक बहुत ही छोटे दायरे में निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। जहां पर ओपन हुए थे वहीं पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको दिखेंगे। 20,150 पर है निफ्टी, 46,100 से थोड़ा नीचे आपको बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फोकस करिए जहां तक बाकी स्टॉक का सवाल है। ऑटो इंडेक्स बड़ी तेजी फ्राइडे को आई थी, रिकॉर्ड स्तर फ्राइडे को छुआ था, आज फिर से फ्रेश रिकॉर्ड स्तर पर आपको ऑटो इंडेक्स आ रहा है, तो वहां पर तो कोई परेशानी नहीं है। और एमएनएम जैसे काउंटर्स पर रखी नजर, टॉप गेनर है इस समय निफ्टी का। दूसरा पीएसयू, यहां पर भी आपको बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। तो पीएसयू और ऑटोज, यहां पर तो बाजार का बड़ा एक्शन है, बट सामने मेटल्स, आईटी, चुनिंदा बैंक्स, चुनिंदा फाइनेंशियल्स, यहां पर हल्का फुल्का आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। अमेरिकी बाजार फ्राइडे को हमने देखा था, भारी मुनाफा वसूली आई थी, उसके सामने आज अमेरिकी फ्यूचर्स स्टेबल हैं, कुछ बड़ा एक्शन नहीं आ रहा है। अब सबकी नज़र फेड की पॉलिसी को है, जो वेडनेसडे शाम को आएगी, तो हमारे बाजारों में थर्सडे को उसका रिएक्शन आते हुए दिखेगा। और उससे पहले कल की तो एक छुट्टी है, उससे पहले आखिरी 1.5 घंटा बचा है नेहा, और इस समय बहुत ही सुस्त, बहुत ही रेंज में आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। दीप, क्या लग रहा है ये किस कारण से? इस वजह से कि हमारा ट्रंकेटेड वीक है, यूएस मार्केट से कोई क्यूज नहीं है, या फिर इसलिए कि हम बहुत सारे फेडरल बैंकों के अब निर्णय का इंतजार कर रहे हैं? आई थिंक ये हफ्ता तो है ही, ग्लोबली सेंट्रल बैंक पॉलिसीज काफ़ी आने वाली हैं। और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे अनिल जी के साथ, पिछले 11 में से 10 सेशंस आप निफ्टी पर पॉजिटिव रहे हैं। ये पूरी सीरीज आपने देखा है, 1000 पॉइंट्स की मूव आपने निफ्टी पर आती हुई देखी, जो अगस्त सीरीज के एंड आखिरी दिन हुई थी अगस्त के। सेंसेक्स आपका 11 सेशन से अब तक पॉजिटिव रहा है। आज शायद वो ट्रेंड ब्रेक फिर भी आपको होते दिखे, अनलेस लास्ट आवर 1.5 आवर्स में आपको थोड़ी रिकवरी दिखे। ब्रॉडर मार्केट आपकी जबरदस्त फॉर्म में, तो इतनी बड़ी तेजी के बाद, इतनी स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद थोड़ा सुस्ताना बनता है, वो भी जब आप इवेंट हैवी में जा रहे हैं। इवेंट हैवी है, एक्शन हैवी हफ्ता है। हमारे डोमेस्टिक इंडिकेटर्स उतने नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट्स की ये चाल डेफिनेटली आने वाले समय के लिए सेट कर सकता है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड एलिवेटेड है, उनका डॉलर इंडेक्स मजबूत है, कच्चा तेल ऊपर है, तो फैक्टर्स हैं जो ऊपर आपको रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो एक तरह से तो अच्छी बात है कि हम आज थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स पर भी आ गए थे। 20,000 जब बाजार ने तोड़ा था तो 20,200 की बात की जा रही थी, जो हमने फ्राइडे को आते हुए देख लिया। तो उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल पर थोड़ा रेजिस्टेंस देखते हैं तो अच्छा भी रहता है। जैसे अनिल जी कहते हैं, रुक रुक के अगर बाजार ऊपर जाए तो और ज्यादा और स्ट्रॉन्ग अप मूव होती है। और आज की मूव आपको दिखा रही है कि ऐसा बाजार कहीं पर घबराया नहीं हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी आपको एक शार्प डिप नहीं आते हुए दिखा है। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है। सब जानते हैं कल आपकी मार्केट हॉलिडे है, तो कोई बड़ी पोजीशंस भी इस समय नहीं ले रहे हैं, और ट्रेडिंग तो आपकी चल रही है, रोटेशन अच्छा चल रहा है। पीएसयू स्टॉक्स ने आज कमान संभाली हुई है, ऑटोज पिछले 2-3 दिनों से एक्टिव बने हुए हैं, डिफेंस शेयर्स में हम देख रहे हैं लगातार फोकस आ रहा है, चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स में एक्शन, आज फर्टिलाइजर हमने आइडेंटिफाई करा है, तो वहां पर भी मूव आ रही है। तो बाजार ठीक मूड में है। बड़ी मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पिछले ट्यूसडे एक जो हमने देखा था, एक झटका लगा था बाजार में, वो भी फ्रंटलाइन इंडेक्स तो उसके बाद संभली गई थी, वहां से कुछ परेशानी नहीं आई। तो 4-5 मजबूत ट्रेडिंग सेशंस के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन वाली मूव आ रही है, और बाजार उसको पचा भी रहा है, कोई बड़ी परेशानी तो दिख नहीं रही है। तो चलिए, बाजार अपनी चाल से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कमाई के तो बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, और इसी को लेकर हमारी रिसर्च टीम अब जुड़ चुकी है। कुशल अरमान दोनों हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। कुशल, आपके साथ शुरुआत करते बताइए, कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स जिस पे नजर रखनी है? जैसा कि नेहा हमने अभी बात की कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है बुधवार को, उस पर तो फोकस रहेगा ही सबका, पर साथ साथ आज के दिन में मैं आपको बता दूं, सामी होटल्स ये आईपीओ आज बंद हो जाएगा। साथ ही जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, इसका आईपीओ भी आज बंद होने वाला है। तो देखना होगा कि जो फाइनल सब्सक्रिप्शन है वो क्या निकल कर आता है इन दोनों ही आईपीओ में। जहाँ तक कल का सवाल है, गणेश चतुर्थी के मौके पर ऑफकोर्स बाजार की छुट्टी रहने वाली है। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जो 2 दिनों की एफओएमसी की जो
बैठक है वो भी कल ही शुरू होती हुई दिखेगी। यूएस के लिहाज से हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा ये आता हुआ दिखेगा अगस्त महीने का, और साथ ही यूरोप का जो अगस्त महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने कल के दिन में आएगा। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मैं ऑफकोर्स बुधवार को आता हुआ दिखेगा, पर साथ साथ आपको बुधवार के लिए जो ट्रिगर्स है वो भी बता देता हूँ। आरआर काबिल के लिस्टिंग होने वाली है, साथ साथ सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया यहाँ पर इसका आईपीओ खुलने वाला है 20 तारीख से, और 22 तारीख तक ये खुला रहेगा। कुल मिलाकर जो इशू साइज है वो करीबन 730 करोड़ रुपए का है। जहाँ तक यात्रा ऑनलाइन का सवाल है, इसका आईपीओ बंद हो जाएगा। 15 तारीख को ये आईपीओ खुला था, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि फाइनल सब्सक्रिप्शन क्या है। पर साइज सेल्स इसका आईपीओ खुलेगा और 20 तारीख से खुलकर 22 तारीख को ये आईपीओ भी बंद हो जाएगा, यानी कि 2 आईपीओ खुलने वाले हैं बुधवार को। यही नहीं, नाटको फार्मा पर भी नजर रखिए, इसका बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स फेड की पॉलिसी पर सबकी नजर रहेगी। शाम को उसके जो फाइनल डिसीजन है वो आएगा, और साथ ही यूके के लिहाज से अगस्त महीने का उनका भी सीपीआई आंकड़ा महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं जिसपे इस पूरे हफ्ते आपको नजर रखनी, फिर चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। चलिए अरमान, अब आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में हमें फोकस करना है, कहाँ खबरें हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात करें आईपीओ अपडेट्स में, जिसमें यात्रा ऑनलाइन जिनका डे 2 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखें तो 22% का आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग पूरा भरता हुआ दिखा है, और एनआई का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 7% भरा है। सामी होटल जिसका आज आखिरी दिन है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अगर आप देखें लगभग 2.4 टाइम्स जो है वो आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 88% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 4 गुना के आसपास जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। जैगल प्रीपेड ओशियन यहाँ पर भी आज आखिरी दिन है, टोटल इनका 3 गुना जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना है। क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने अधिग्रहण की खबर पर जो सफाई देते हुए कहा है कि ये जो खबर है वो गलत है। यूएस कंपनी की ओर से अधिग्रहण की खबर का जो है वो खंडन करते हुए दिखे हैं। एनटीपीसी, यहाँ पर ये राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि इनकी सब्सिडरी बैटरी मिनरल्स की संभावना जो है वो तलाशेगी, और विदेश में बैटरी मिनरल्स की जो है माइनिंग की जो है संभावना है वो तलाशेंगे। टीसीएस यहाँ पर इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन जो है वो ये लॉन्च करते हुए दिखे हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए जो है ये सॉल्यूशन लॉन्च किया है। कैपेसिटा इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी को लगभग 280 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। रेडिको खेतान, उत्तर प्रदेश में सीतापुर में इन्होंने ग्रीनफील्ड डिस्टिलरी जो है वो शुरू कर दी है। इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि तमिलनाडु में इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो शुरू कर दिया है, और इस नए प्लांट की अगर आप सालाना क्षमता देखेंगे तो 50,000 लीटर पेंट की जो है उत्पादन की क्षमता है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आईओबी लगभग 3.5 करोड़ शेयर्स जो हैं उसके सौदे होते हुए दिखे हैं। इंडस टावर लगभग 13 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 14 लाख, बीईएल 38 लाख, पीएनबी 24 लाख, यूको बैंक की बात करें 83 लाख, साउथ इंडियन बैंक 68 लाख और एनएचपीसी 11 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए ढेरों सौदे और कुछ खबरें जहां पर रखनी नजर। आइए, हमारा एक्सपर्ट्स का पैनल भी है तैयार। राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, सिद्धार्थ सिडानी साहब एंड आशु सर सब हैं हमारे साथ शो में तैयार। और जैसे शो की प्रथा है, पहला बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर क्या करना है इस समय। दीपांशु गुड आफ्टरनून, नेहा जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु, हीरो मोटोकॉर्प में एक ब्रेकआउट आया है। 3108 109 का करंट भाव है। मुझे लगता है 3100 के ऊपर ये पूरे सेशन मॉर्निंग सेशन से रहा है। मुझे लगता है ये एक 100 रुपए की मूव देने को तैयार है। 3200 तक की ये मूव आपको अगले 1 से 2 दिनों में दे सकता है। कल छुट्टी है तो मे भी परसों या उसके एक आध दिन बाद, तो यहाँ पर बाय करें। आपको एक 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेना है 307577 का, 308587 का, और आपका टारगेट 3180 टू 3200। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प जिससे वागले साहब कर रहे हैं शो की शुरुआत। आज सुबह भी हीरो मोटोकॉर्प रेडार पर था। इनफैक्ट आपके लिए कॉल भी आया था चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। और ऑटो इंडिसीज तो वैसे भी लाइफ हाई पर ट्रेड कर ही रहे हैं, तो ऑटो स्टॉक यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। बट एक बढ़िया मूव टाइटन में भी आती हुई दिख रही है, इस पर जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। एक बार जरा हिमांशु जी से राय ली जाए। हिमांशु जी, टॉप गेनर है इस समय निफ्टी का टाइटन 3% ऊपर। सर जरा देखें इसको। गुड आफ्टरनून टू दीप। दीप, बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट टाइटन में देखने को मिल रहा है आज के सेशन में।
इनफैक्ट अगर थोड़ा सा कोई डिप मिलता ड्यूरिंग दैट शो 3325 3330 पर, तो यहाँ पर एक्चुअली फ्रेश खरीदारी का भी मौका था। अभी ऑलरेडी एक्चुअली काफी रनअप हो चुका है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच है। बट अगर कोई डिप मिलता है 3320 3325 के आसपास, तो वहां पे फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 3300 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का ये ब्रेकआउट आज यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, टाइटन शॉर्ट टर्म में 3500 की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके तो ये है बड़े टारगेट्स टाइटन पर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। HDFC लाइफ इस पर भी बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। सुमित जी जरा देखें, सुबह भी बात हो रही थी और अच्छी मूव है, इस समय गेन्स होल्ड कर रहा है HDFC लाइफ। सर गुड आफ्टरनून दीपांशु। HDFC लाइफ के अंदर मेरे को लग रहा है कि मोमेंटम ऊपर का ही देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव आज बन रहा है, 12 रुपए के आसपास का अभी मजबूती देखने को मिल रहा है, तो करीब करीब 2% के आसपास का मूव है। तो HDFC लाइफ के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। CMP से आप मान के चले कि और 15 से 20 रुपए की तेजी जल्दी HDFC लाइफ में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। आपके लिए HDFC लाइफ जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए आशु जी भी हैं तैयार कुछ कॉल्स और स्प्रेड्स और अपडेट्स के साथ। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु जी, बताएं सर कहां से करनी चाहेंगे शुरुआत? दीपांशु पहले तो छोटे से अपडेट्स हैं उससे शुरू कर लेते हैं। हमने 3-4 कॉल्स दी थी। एक ONGC की कॉल दी थी इन स्पाइट ऑफ मतलब बीच में तो बढ़ा ही है और इन स्पाइट ऑफ ये वाइंडफॉल इंक्रीज हुआ है। मुझे कोई ऐसी मतलब ये अब ये रूटीन हो गया, हर 15-20 दिन 1 महीने में वाइंडफॉल घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, बट अगर स्टॉक में दम है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ONGC की जो हमारी कॉल थी अभी भी प्रॉफिटेबल है और अगर किसी को चलानी है तो बिल्कुल चला सकते हैं। एक दीपांशु लास्ट वीक SBI दिया था 598.99, वो 605.6 है, उसको बुक करके हमने क्लाइंट्स को एक स्प्रेड दिया है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। और 2 स्प्रेड्स और थे, एक टाटा मोटर का था और एक टाटा कम्युनिकेशन का था। टाटा मोटर ने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और लगता है कि और भी अच्छा देगा, 610 660 1:2, बट अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट एपेटाइट अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। तो अपडेट है। अब दीपांशु हम ऑलमोस्ट कल एक छुट्टी है और उसके बाद वेंसडे थर्सडे की एक्सपायरी, ऑलमोस्ट लास्ट फैग एंड ऑफ दी एक्सपायरी में हम एंटर कर रहे हैं, मंथली एक्सपायरी में। अब दीपांशु अब क्या होता है कि अब स्टॉक स्प्रेड्स में ना रिटर्न बड़ी अच्छी आ जाती है क्योंकि जो प्रीमियम्स कम हो गए हैं उसका कैसे यूज करना है और किन स्टॉक्स में क्या करना है। तो आज 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं मैंने, जिसमें हम स्प्रेड देना चाहते हैं और इसकी कॉस्टिंग दीपांशु इतनी मतलब बढ़िया और मतलब इतना प्यारा स्प्रेड लगेगा आपको कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन इसका मतलब इसमें स्टॉक्स की मूवमेंट या स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में रीड करना अलग बात है, बट ये अगले 8 दिन के लिए 9 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं 3 स्प्रेड शेयर करता हूं दीपांशु आपसे, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं अभी। पहला वाला तो बताइए। तो पहला स्प्रेड है दीपांशु NTPC की 240 की एक कॉल लेनी है और 250 की 2 कॉल बेचनी है। इसका कॉस्ट आएगा दीपांशु सिर्फ 1.5 रुपए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दीपांशु, 240 की एक कॉल लेनी है, 250 की 2 बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 1.5 रुपए। अगर 240 पे मैं 1.5 रुपए ऐड करूं तो 241.50 का फ्यूचर लॉन्ग हो गया। 3000 शेयर का लॉट है, सिर्फ 1.5 रुपए में। नीचे वर्स्ट केस फेड ये कर दे वो कर दे, ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, मेरा 1.5 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। NTPC का फ्यूचर क्या चल रहा है? ऑलरेडी 240-41 चल रहा है, तो मैं वर्चुअली एट द मनी। और कहां सेफ हूं? 260 तक। अगले मतलब NTPC पॉजिटिव है, हर पड़ाव के बाद कंसोलिडेट करता है। पहले 220 गया, 30 गया, अभी 45 के बाद बीच में थोड़ा सा डिप आया 235, अब फिर 40 पे कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर ये 250 के करीब हो गया दीपांशु अगले 8 दिन में, तो ये 1.5 रुपया हमारे को 8 रुपए भी दे सकता है। मतलब 3000 × 8, मतलब ये बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। और स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में चांसेस हैं कि ऊपर जाना ही चाहिए अगर बाई चांस नहीं गया, क्योंकि रिस्क जो मैनेज करना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कहेंगे मैं NTPC का फ्यूचर भी दे सकता हूं, तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सिर्फ 1.5 रुपए में अगर मेरे को फ्यूचर जैसा ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिलता है तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? तो पहला स्प्रेड है NTPC का। दूसरा स्प्रेड है दीपांशु जो अभी मेंशन किया SBI का, कि हम हमने इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये मुझे एक पिछली बार 620 रुपए था, वहां से एक स्प्रेड बनाया जिसने लॉस किया 560 तक गया। अभी भी अगर मैं SBI को देखूं, जब पिछले दिनों में मैंने बाइंग की कॉल दी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक चलते रहेंगे और SBI नहीं चलेगा, तो मेरा टारगेट अभी भी 620-30 का है। उसके लिए दीपांशु
600 रुपए की एक कॉल लेनी है, 625 रुपए की 2 कॉल बेचनी है। ये एसबीआई का स्प्रेड है। 600 की एक कॉल लेनी है, 625 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 6 रुपए। 6 रुपए का मतलब दीपांशु 600 प्लस 6 रुपए, 606। फ्यूचर क्या चल रहा है? 605। वर्चुअली मैंने एसबीआई का फ्यूचर ले लिया। वर्स्ट केस में अब 560 चला जाएगा तो क्या जाएगा मेरा? सिर्फ 6 रुपए। और ऊपर कहां तक सेफ है? 650 तक। अगले 8 दिन में एक तेजी तो लगती है, लेकिन क्या 650 हो रहा है? मतलब ऐसा रिस्क देखना चाहिए कि ऊपर में भी हमारे को लॉस ना हो जाए। तो दीपांशु अगर 20 रुपए की चाल आ गई, इसके अंदर ये वापस 620-25 जो इसकी रेजिस्टेंस है, जहां से 1-2 बार नीचे घूमा है, वहां तक आ गया, तो ये 6 रुपए भी 3 गुना हो जाएंगे। 1500 का लॉट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दीपांशु मैं तो शेयर कर ही रहा हूं, तो मैं तीसरा स्प्रेड भी शेयर कर लेता हूं। तीसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ऑटोज हमारे को पॉजिटिव लगते हैं, बाकी ऑटो स्टॉक चल भी रहे हैं। हमने मूव पिछले 1-1.5 महीने पहले अशोक मूवमेंट में बिल्कुल कैप्चर की थी और बहुत अच्छी रही। उसके बाद ये 180 और 185 में बहुत ही, मतलब वो हिंदी का वर्ड है ना, भयंकर कंसोलिडेशन कर रहा है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो इसका भी एक कैलकुलेटेड स्प्रेड है। 180 की एक कॉल लेनी है, 190 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 2.5 रुपए। तो अशोक लेलैंड का दीपांशु मैं फिर बोल रहा हूं, लेना स्प्रेड से है। 5000 शेयर का लॉट है, 2 रुपए नीचे आ जाएगा, लोग पूछने लग जाएंगे अशोक लेलैंड का क्या करना है। दीज आर ऑल वेरी वेरी कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजिक स्प्रेड्स ओनली फॉर एक्सपायरी नेक्स्ट 8 डेज कंसिडरिंग द प्रीमियम इन्वॉल्व। तो 180 की एक कॉल लेके 190 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 182.50, मतलब 2.5 रुपए। फ्यूचर ऑलरेडी चल रहा है 183 रुपए में। 5000 का लॉट है, अगर 2.5 रुपए 7.5-8 रुपए हो जाते हैं, तो एक लॉट 5000 रुपए मतलब 2.5 रुपए लगा के 7.5, तो 5000 शेयर का लॉट है। इसमें भी अच्छे पैसे आ सकते हैं। तो 3 स्टॉक्स हैं दीपांशु, जो अगले 7-8 डेज के लिए एक आइडेंटिफाई की है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। एंड में मतलब अब एपरेंटली प्राइमा फेसी तो दीपांशु बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारे स्प्रेड लग रहे हैं। बाकी तो एंड में रिजल्ट बताएगा। तो आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, 7-8 दिन में देखते हैं, अपडेट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और एक निफ्टी का स्प्रेड है दीपांशु, आप कहें तो जब कहेंगे मैं वो भी शेयर करूंगा। थोड़ी देर में आता हूं सर, निफ्टी पर स्प्रेड भी लेंगे आपका, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर भी बात करेंगे। बट 3 स्प्रेड एनटीपीसी, एसबीआई, अशोक लेलैंड इसी एक्सपायरी के लिए, तो अगले 10 दिनों के लिए आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आइए सिद्धार्थ जी भी हैं हमारे साथ और उनकी भी कॉल है तैयार बिगुल सुपर सेट का। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। ये जो आज का जो कॉल है वो ऑटो एंसिलरी से है। ऑटो एंसिलरी हमें लगता है कि यहाँ से फिर से एक मोमेंटम दिखेगा, और वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1680 का, और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 1900 रुपए का। एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग की कंपनी है जो ऑटो एंसिलरी में लगती है। इन सिंपल वर्ड समझाऊं तो अलॉय व्हील्स जो लगती है गाड़ियों में, वो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी बनाती है। सस्पेंशंस, ब्रेकिंग सॉल्यूशंस देती है। 40% का मार्केट शेयर है फ्रंट फोक्स में। यूरोप का ऑर्डर, यूरोप में वॉक्सवैगन का 160-170 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर मिला है, वो बहुत दमदार है। ट्रिम्फ का 330 करोड़ का सस्पेंशन का ऑर्डर है। और भारत में Q1 FY24 में बहुत बड़े बड़े रॉयल एनफील्ड, टीवीएस मोटर्स, हीरो, जैगुआर लैंड रोवर, इन सब के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के 30% से ज्यादा कामकाजी मुनाफा का सीएजीआर ग्रोथ आप उम्मीद रख सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। टारगेट शॉर्ट टर्म 1680, पोजिशनल 1900 रुपए का। ओके, तो एंड्योरेंस टेक, इस पर रखिएगा नजर। छोटी अवधि में 1680 और गोइंग फॉरवर्ड 1900 तक का लक्ष्य छू सकता है ये स्टॉक, तो रखिएगा इस पे नजर। लेकिन पावर स्पेस, कुछ स्टॉक्स इसके बाजिंग है। पावर ग्रिड हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के पास भी है, और 20 लाख शेयरों के कुछ बड़े सौदे भी कुछ समय पहले होते हुए यहां पर नजर आए हैं। बंसल सर, पावर ग्रिड इस समय कोई राय? नेहा, पावर ग्रिड का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी दिनों बाद यहाँ पर मूव देखने को मिला है। जिस दिन से इसका बोनस का कुछ का एडजस्टमेंट हुआ था, स्टॉक साइडवेज था, और यहाँ पर खरीदारी की राय है 195 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 203-205 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड पे खरीदना चाहिए। और दूसरा इसी स्पेस से नेहा, पीएफसी भी काफी अच्छा लग रहा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी खरीदारी की राय होगी। 279 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 298, 302 के टारगेट्स के लिए पीएफसी भी एक अच्छा दावेदार लग रहा है। ओके, तो पावर ग्रिड, पीएफसी
ये दोनों काउंटर्स पर रखे नजर एक्शन में आ रहे हैं। आरईसी पर भी रखे नजर, ये भी आपको एक्शन दिख रहा है। और पावर सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स की आपको एक बढ़िया मूव दिखेगी इस समय, और एक्शन में है। एनटीपीसी भी आपको मूव दिखा रहा है, नजर रखिए इस पर। टाटा पावर जैसे काउंटर्स पर भी रिसेंटली तो एक अच्छी मूव आई ही है। बट कुछ और स्टॉक्स में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। बर्जर पेंट्स, पिछले 5 मिनट का एक्शन जरा बर्जर पेंट्स में देखिए, 1.5% का उछाल आपको बर्जर पेंट्स में आते हुए दिख रहा है। इस समय थोड़ा स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है। अब आई डोंट नो ये कितना सस्टेनेबल है कि नहीं, बट एक मूव डेफिनेटली आपको इसको आती हुई दिख रही है। हिमांशु जी जरा देखेंगे सर, बर्जर पेंट्स अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है? बिल्कुल दीप, पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया था और स्टॉक लगभग यही 740-742 लेवल से थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे करता हुआ नजर आया था। तो मुझे लगता है कि फिलहाल फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर और वेट करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। 740-742 ये जोन अगर ये स्टॉक आज निकालता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग अनफोल्ड होती हुई नजर आ सकती है और 750-752 की तरफ इमीडिएटली ये स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। जरा देखते हैं एशियन पेंट्स में अगर ऐसा एक्शन आ रहा है। बर्जर पेंट्स ज़्यादा आपको मोमेंटम ऐसे दिखा रहा है इस समय, बट मूव इस स्पेस में अच्छी बनी हुई है। सिद्धार्थ जी, एक राय लेनी है पेंट स्टॉक्स पर, क्योंकि ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन है और पेंट स्टॉक्स इस समय डिमांड में भी रहते हैं, बट ये ऐसा भी समय है जहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस में बड़ा उछाल आ चुका है। तो आगे आउटलुक क्या बनता है सर पेंट कंपनीज के लिए? क्या इनके मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है या फिर आराम से ये कॉस्ट हाइक पास ऑन कर देंगे? कैसे देख रहे हैं सर? देखिए दीपांशु, अगर क्रूड के कच्चे तेल के दाम अगर कॉन्स्टेंटली ऊपर रहे तब तो पास ऑन करना बहुत डिफिकल्ट रह सकता है, क्योंकि हो सकता है कि फेस्टिव सीजन में जो डिमांड स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स मिल जाए, पास ऑन करे प्राइसेस, वो भी अगर रियलाइजेशन में बेहतर आ जाए। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर ये कच्चे तेल के दाम बने रहेंगे तो डेफिनेटली मार्जिन इरोजन दिखेगा लंबे समय के लिए। बट ये पूरे स्पेस में मुझे लीडर ही पसंद है और वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट सबसे बेहतरीन हो सकता है यहाँ पे। पेंट सेगमेंट में मार्केट शेयर स्ट्रांग है। डेकोरेटिव पेंट्स में जैसे आप बता रहे हैं, फेस्टिव सीजन, रीपेंटिंग, मॉनसून खत्म होंगे, बहुत सारे ट्रिगर्स है हमारे सामने। तो मैं मानता हूं कि ये स्पेस पे एशियन पेंट्स पे मैं नजर रखूंगा। और सबसे बड़ी चीज है कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने बहुत बड़ी लीडरशिप की बैटरी ऐड की है, तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो मैं मानता हूं कि एशियन पेंट्स पे नजर रखनी चाहिए और खरीदारी कर सकते हैं। एशियन पेंट्स पर रखिए नज़र, खरीदारी कर सकते हैं। एशियन पेंट्स भी थोड़ा मोमेंटम है, बट बर्जर पेंट्स पर आपको एक क्लियर स्ट्रॉन्ग अप मूव इस समय आती हुई दिख रही है। कॉनकॉर एक बढ़िया मूव इसमें भी आपको आती हुई दिख रही है। सुबह भी ये स्टॉक एक्शन में था, वहां से अपनी मूव पिकअप ही कर रहा है मोमेंटम के साथ इस समय। बंसल जी, कॉनकॉर जरा देखें, आज अच्छे मोमेंटम में है सर, 735 का लेवल फिलहाल। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कॉनकॉर के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 735 के अराउंड चल रहा है। 720 के नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दीपांशु, और 757 765 के टारगेट्स के लिए कॉनकॉर भी खरीदारी का एक प्रबल दावेदार है। कॉनकॉर पर रखिए नजर, आज अच्छा मोमेंटम ये काउंटर दिखा रहा है, 2.5% ऊपर डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। आइए आशु सर से लेते हैं उनका निफ्टी पर भी स्प्रेड, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु, निफ्टी पे मेरा प्रोटेक्टिव बियर स्प्रेड है। पुट लेनी है 20,150 की एक और 20,000 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 20 रुपए। दीपांशु फिर रिपीट करो, निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाना है 20,150 की पुट। ओके, एक बेयर स्प्रेड आ रहा है आशु जी की तरफ से, तो थोड़ा ऑडियो डिस्कनेक्ट उनका हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा रिकनेक्ट कर लेके उनसे उनका व्यू लेंगे। आई थिंक आशु जी फिर से कनेक्ट हो गए। आशु जी बताएं सर। हाँ, तो दीपांशु ये 20,150 की एक पुट लेनी है, 20,000 की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट है 20 रुपए। सेफ कहां तक है? 19,850 तक। अब दीपांशु, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि स्टॉक्स में 3 बुल स्प्रेड दिए और निफ्टी में बियर स्प्रेड क्यों? तो दीपांशु, सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक में, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि बहुत बड़ा व्यू नहीं दिया अगले 8 दिन के लिए। ये स्ट्रेटेजिक व्यू है कि थोड़े पैसे लगा के कैसे रिटर्न जनरेट की जा सकती है ऑन ए पॉजिटिव स्टॉक्स जो कि मंदी के मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं और मार्केट चलेगी तो और ज्यादा चलेगी। अब निफ्टी में क्यों?
दीपांशु निफ्टी में एक तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस है, मतलब कोई रीजन बन सकता है, हो सकता है रिलायंस नीचे आ जाए, एचडीएफसी बैंक नीचे आ जाए, या जो पुट सेलर्स हैं जिनमें इतनी कॉम्प्लेसेंसी आ गई है दोबारा से। अभी क्या हुआ पिछले 1-2 हफ्ते में दीपांशु, कॉल सेलर्स को जो इतनी मार पड़ रही है, मतलब इस विक्स पे बेचने वाला तो बेचेगा, एज आई ऑलवेज से, वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। किसी भी विक्स पे किसी भी प्रीमियम पे बेचना है, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं लिख के देता हूँ दीपांशु, ये मॉडल चेंज होगा, ये नहीं लेंगे तो मतलब लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। पर एनीवे जिसने बेचना है बेचना है। अभी तक पिछले 8-10 दिन में ये जितनी कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग आई है, जितने फटके लगे हैं वो कॉल सेलर को लगे हैं। तो वन लॉ ऑफ एवरेजेस, बिकॉज कॉम्प्लेसेंसी इन सेलिंग पुट्स आई जा रही है कि नहीं भैया कॉल नहीं बेचनी, पुट जब मर्जी जितनी बेच लो। और दूसरा बताया, कोई और रीजन बन सकता है, रिलायंस का, मार्केट का, एचडीएफसी बैंक का, या कोई भी बड़ा दिग्गज। तो ये मतलब दिस बोथ दीज स्ट्रेटजीज कैन स्टिल एग्जिस्ट, कि जो बुल स्प्रेड्स बने उनमें भी प्रॉफिट हो और बियर स्प्रेड बने उसमें ही प्रॉफिट हो। तो मेरा मानना तो एज ए डिसिप्लिन है कि सारे स्प्रेड बनाने चाहिए, बाकी जो जिसको पसंद हो। तो निफ्टी में प्रोटेक्टिव ये बियर स्प्रेड है, जिसमें 20,150, 20,000, क्योंकि 20,000 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम कहां तक सेफ है अगले 3 दिन में, क्योंकि कल छुट्टी है, ये स्प्रेड थर्सडे तक का है, तो 2 दिन के लिए 19,850 बहुत सेफ लेवल है, नहीं आएगा। बट ये है कि 20 रुपए अगर 60 रुपए हो जाएंगे तो अपने को 3 गुना पैसा मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, और 20 रुपए तो मिल जाएंगे 20,150 में, अगर हमारे को परसों भी या बेचनी पड़े या थर्सडे को ही बेचनी पड़े। तो ये एक इस तरह की स्ट्रैटेजी है दीपांशु। तो आई थॉट के अपने व्यूअर से बिल्कुल आपसे शेयर करनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है सारी। बिल्कुल, तो एक बेयर स्प्रेड बन रहा है आशु जी का। वैसे बाजार पर उनका व्यू बरकरार है, बट नियर टर्म में एक थोड़ा कट आ सकता है। लेवल्स वैसे आशु सर क्या कह रहे हैं, मुझे याद है कि जब 20,000 क्रॉस हुआ तो 20,200 की बात आपने करी थी, वो आ भी गया। तो अब नियर टर्म में अपसाइड और डाउन साइड पर लेवल्स क्या बन रहे हैं बाजार के लिए? नहीं दीपांशु, 20 के बाद 20,300-400 तक का लेवल बनता था, अभी भी वो इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि 20,300-400 नहीं जाएगा, अपना लेवल इंटैक्ट है। और ये मतलब ऐसा नहीं है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंटली जब हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि पुराने स्टॉक्स भी जो लिए हैं वो भी इंटैक्ट हैं, जो नए भी दिए हैं। बट एक बीच में जो डिप आता है, जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी डिप आते हैं, जो एक्सपायरी का जो ऑप्शन सेलर वाला कहाँ मतलब बहुत ज्यादा रुझान बन गया है, और उसको जो टेम्परेरीली कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए जो वो जो ट्रैपिंग होती है, उसमें लगता है दीपांशु के कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी। और अगर मैं 20,000 की 2 बेच रहा हूं तो दीपांशु इसका मतलब है कि 20,000, 20,050 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगती है कि वो नहीं टूटनी चाहिए। तो विद दैट प्रीमाइस ये स्प्रेड बनाया हमने। तो चलिए, ये है आशु सर की तरफ से एक नियर टर्म बाजार में फॉल आ सकता है, और उसके लिए आप बेयर स्प्रेड बनाकर चलिए। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक और बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, आप देख रहे हैं कि छोटे मझौले बैंकों में बहुत अच्छा एक रुझान है, स्पेशली दोनों ही साइड में, प्राइवेट और पीएसयू दोनों में। तो मैं मानता हूं कि प्राइवेट में कंपनी केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 248 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 261 का। कर्नाटका बैंक, इस पे खरीदारी की राय। साउथ बेस्ड बैंक है कर्नाटका, इज द मेन बेस फॉर देम। 900 ब्रांचेस है करीबन। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे। एनआई ग्रोथ हमने 19% के करीब देखा, मुनाफों में 224% का इजाफा देखा। और ओवरऑल ये कंपनी का विजन है बैंक का कि पूरे नेशनल लेवल पे एक्सपैंड करना। साथ ही साथ हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एडवांसेस में 17 से 18% के करीब, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिकअप बिजनेस में स्ट्रांग होगा, स्टेबल मार्जिन रहेंगे, मॉडेस्ट प्रोविजनिंग रहेंगे। और जीएनपीए का एक टारगेट लेके चल रही है कंपनी, वो है कि जीएनपीए 3% के नीचे लाना है, और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनएनपीए 1% के करीब लाना है। तो कर्नाटका बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग, पहला टारगेट 248, दूसरा टारगेट 261। ओके, तो कर्नाटका बैंक 261 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आज सुबह एक बड़ा ब्रेकआउट हमने इस पर आते हुए देखा था, और अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है ये स्टॉक। तो इंटरेस्टिंग मूव कर्नाटका बैंक में आ सकती है। आइए 2:30 बज चुके हैं, और रोज की तरह सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स तो सेठी साहब देंगे, बट एक स्पेशल विघ्नहर्ता पिक भी आ रही है सेठी साहब की तरफ से त्योहार के दिन। बाकी एक्सपर्ट्स ने तो दी है, तो सेठी साहब भी अपनी पिक देना चाहेंगे। तो पहले करते हैं सेठी साहब का स्वागत शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं सर पहले तो आज के लिए शॉर्ट टर्म पिक्स कौन सी लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। दीपांशु, आज भी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और जो आज का पहला स्टॉक है
आज पहली बार ये स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है JTL इंफ्रा, जो JTL इंडस्ट्रीज, JTL IND के नाम से NSE का टिकर है। ये हाल ही में NSE में लिस्ट हुआ, पहले सिर्फ BSE में ये स्टॉक ट्रेड होता था। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी, एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है स्टील ट्यूब्स और पाइप्स के सेगमेंट की। मेनली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मीनिंग ERW पाइप्स और गैल्वेनाइज्ड पाइप्स बनाती है। फिर सोलर स्ट्रक्चर्स भी उस सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है कंपनी। और बाकी जिन इंडस्ट्रीज को कैटर करती है वो है जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सेठी साहब एक बार स्टॉक का नाम फिर से बोलेंगे सर? JTL इंडस्ट्रीज, JTL इंफ्रा नाम है, बट NSE का टिकर है JTL IND। अभी 221 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओके JTL। ओके सर, जी सर बताइए। आज ये कंपनी जिन इंडस्ट्रीज को कैटर करती है जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, टाटा पावर, IGL, MGL, HPCL, सुजलॉन, सीमेंस, इन सब को करती है। फिर हर घर जल मिशन जो सरकार का एक प्रोग्राम है उसकी एक बड़ी बेनिफिशियरी है, उसके अंतर्गत भी काफी काम कर रही है। बड़ी अच्छी इनकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी जिनकी आज जो कैपेसिटी है वो अराउंड 5.9 लाख टन है, इसको बढ़ा के ये कंपनी 10 लाख टन की कैपेसिटी करने जा रही है बाय FY25। तो इस तरह की ग्रोथ हम आने वाले साल 2 साल में इसमें देख सकते हैं। बाकी 800 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है पैन इंडिया। फिर इनके जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स माने SKUs है अराउंड 1000 प्लस थ्रू आउट द कंट्री। अब इस कंपनी ने हाल ही में 7 सितंबर को एक पे एक बोनस भी दिया है। मतलब बोनस इनका डिक्लेयर किया था जुलाई में, जो एक्स बोनस हुआ ये स्टॉक 8 तारीख से, तो एक पे एक बोनस दिया। तरह की इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है कंपनी। फिर लास्ट वीक हमने देखा SBI लाइफ ने भी इसमें 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। बाकी जून क्वार्टर बहुत ही दमदार था। 11 करोड़ का जो पैट था पिछले साल जून क्वार्टर में, वो बढ़ के हो गया 25 करोड़। फिर रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, एक लो डेट कंपनी, डेट इक्विटी रेशियो 0.13। बाकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, एक जबरदस्त ऑर्डर पाइपलाइन है। स्टॉक अच्छा लगता है फॉर अ टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 210। गॉट इट सर। तो 245 के टारगेट लिए JTL इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली 225 पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक छोटी साइज की कंपनी है। कंपनी का नाम है प्लास्टिक ब्लेंड्स, जो अभी 233 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 255 के, स्टॉप लॉस रखना है 225 का। ये कंपनी व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड मास्टर बैचेस बनाती है, जो कि प्लास्टिक के सेगमेंट में कलरिंग एजेंट्स के तौर में कलरिंग एजेंट्स के रूप में काम में आते हैं। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है और कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, पैकेजिंग इनको कैटर करती है। इनका डोमेस्टिक मार्केट में 12% का मार्केट शेयर है। बाकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन मार्केट्स में। और इनके 2 सोलर पावर प्लांट्स भी है दमन और पलसाना में, जिनके कारण इनकी जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें भी रिडक्शन होता है। और बाकी फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जीरो डेट कंपनी है, डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 2% और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता। और ये कंपनी इनकी ग्रुप कंपनी है काबरा एक्सट्रूशन, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक, कई बार मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ उस स्टॉक को भी। उसमें 2.46% स्टेक ओन करती है ये कंपनी। तो इस तरह की सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी है। बाकी प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 63% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। तो अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 255, स्टॉप लॉस ऑफ 225। ओके तो 255 का टारगेट होगा इसके लिए, 225 का स्टॉप लॉस, और JTL में 245 का टारगेट है। दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे 10 रुपए के डिफरेंस पर ट्रेड कर रही हैं, बट प्लास्टिक ब्लेंड्स 255 और JTL 245, ये दो हैं टारगेट पर। सीरीज आपको आज आसानी से नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि एक स्पेशल विघ्नहर्ता पिक भी आ रही है सर की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर। हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो विघ्नहर्ता शेयर देने के पहले एक अपडेट देना है। पिछले साल जो ये विघ्नहर्ता पिक्स के तौर पे एक स्पेशल शो था, जिसमें मैंने 2 पिक्स दी थी। एक था एंजल 1, जो 1315 के लेवल पे रिकमेंड किया था। 1750 के साल भर के टारगेट थे। अभी वो 1890-1900 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, तो टारगेट उसके आगे। दूसरा स्टॉक था कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो 830 के लेवल पे उस समय रिकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 1100 बाय नेक्स्ट गणेशोत्सव। और उसके भी टारगेट्स होके अब वो 1200 के आसपास कार्बोरंडम यूनिवर्सल भी ट्रेड कर रहा है।
तो दोनों ही स्टॉक ने अच्छा किया है ओवर द लास्ट 1 ईयर। दीपांशु, आज का जो विघ्नहर्ता स्टॉक है एक छोटी साइज की प्राइवेट बैंक है। आजकल बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है और मैं इस पे बुलिश भी रहा हूँ। कई सारे बैंक्स मैंने हाल ही में रिकमेंड करे हैं। स्टॉक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी 51 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक रिसेंट आईपीओ था, हाल ही में लिस्टिंग हुई, 21 जुलाई को लिस्टिंग हुई। आईपीओ आया था 25 रुपए में, 110 गुना से ज्यादा ये सब्सक्राइब हुआ। अच्छे एंकर निवेशक थे उसमें, गोल्डमैन सैक्स, फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एबीएसएल, कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, इन सब ने एंकर इन्वेस्टर के तौर पे इसमें निवेश किया। एक छोटी साइज की बैंक है जो कि मेनली इकोनॉमिकली एक्टिव जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको लोन्स देती हैं। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग है, कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एसएमईज, फिर गोल्ड लोन्स, इन सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। भारत में 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है विथ अराउंड 851 बैंकिंग आउटलेट्स और 200 से ज्यादा नए ब्रांचेस ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स खोलने का इनका प्लान है। और ये बैंक जो है बिहार और यूपी में बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेंडिंग काफी होती है उन दोनों स्टेट्स में, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी कंपनी पे कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि मैनेजमेंट टीम और जो बोर्ड है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, डाइवर्सिफाइड है। मतलब मैक्सिमम जो भी बोर्ड में मेंबर्स है सब एक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक, इन सब से आए हुए हैं। और इनके जो एमडी और सीईओ है मिस्टर गोविंद सिंह, उनको 25 साल का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, जो कि पहले एसबीआई के एमडी रह चुके हैं। तो इस तरह के लोगों के द्वारा ये बैंक स्टार्ट की हुई है और मुझे लगता है बहुत अच्छा करना चाहिए ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाकी फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है, जबकि इनके जो जून तिमाही के नतीजे थे बहुत ही अच्छे थे। क्रेडिट ग्रोथ थी 31%, फिर नेट एनपीए वाज ओनली 0.3% और बाकी अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी भी है। आईसीआईसीआई प्रू है, भारतीय एक्सएल लाइफ भी है इसमें। मुझे लगता है ये स्टॉक ओवर द लॉन्गर पीरियड बहुत अच्छा करना चाहिए। मेरे इसमें अगले गणेशोत्सव तक के टारगेट है 70 रुपए के, जो मुझे लगता है जल्दी अचीव होने चाहिए। ओके, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अगले 1 साल में 70 तक का टारगेट यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दमदार फंडामेंटल्स हैं जिनके दम पर आपको भी इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। धन्यवाद सेठी सर, ये बढ़िया पिक्स हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए। लेकिन आइए डायग्नोस्टिक स्पेस पर फोकस करते हैं। कुछ अच्छा खासा एक्शन यहाँ दिख रहा है और एक अच्छी खबर भी यहाँ पर निकल कर आई है, तो उसकी पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर है और कैसे फायदा मिलता दिख रहा है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो ऑनलाइन प्लेयर्स है और ऑफलाइन प्लेयर्स में जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा था, जिसके चलते जो ऑफलाइन प्लेयर्स है वो अपने प्राइस हाइक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेयर्स है, जो नए प्लेयर्स है वो भरपूर डिस्काउंट दे रहे थे पिछले कुछ समय में। लेकिन मई और जून में जो हमने प्राइस हाइक्स देखे थे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स की तरफ से, जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, अब उन्होंने फिर से अगस्त के महीनों में जो है अपने टेस्ट के जो दाम है वो बढ़ाए हैं। अगर आप देखें तो मई जून में जो दाम बढ़े थे उसके बाद अब टाटा, फॉर एग्जांपल टाटा 1mg अपोलो 24/7 की बात करें तो करीबन 15 से 60% तक के दाम अगस्त के महीने में बढ़ाए गए। तो बड़ा जंप यहाँ पे ऑनलाइन प्लेयर्स ने लिया है, जिसके चलते बेनिफिट ऑफलाइन को मिलने वाला है, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस हुआ करता था डिस्काउंट के चलते अब वो कम होगा, और कम होगा तो जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं वो भी अपने दाम बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट जो पैकेजेस होते हैं, टेस्ट पैकेजेस होते हैं, उनके भी दाम बढ़ते हुए दिखे। और उनकी ही बात करें तो दिसंबर 2022 से लेके अब तक टाटा 1mg ने करीबन 7% से प्राइस हाइक लिए, और फार्म इजी की बात करें तो 18% से यहाँ पर भी दाम बढ़ते हुए नजर आए। मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए इतने डिस्काउंट्स पे आपको टेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही थी ऑनलाइन प्लेयर्स की तरफ से। हालांकि जो छोटे प्लेयर्स हैं जैसे कि नेटमेट्स, ये अभी भी डिस्काउंट दे रहे, लेकिन बड़े प्लेयर्स की तरफ से बड़े प्राइस हाइक आते हुए दिखे। ऑफलाइन प्लेयर्स के लिए अब जो प्राइसिंग डिफरेंस था वो कम हो रहा है, जो डिस्काउंट है वो कम हो रहा है, तो अब ऑफलाइन प्लेयर्स भी प्राइस हाइक लेंगे। और जिसके चलते मैनेजमेंट से जब हमने 2 दिन पहले बात की थी तो वो कॉन्फिडेंट थे कि जो 27% के मार्जिन, डॉक्टर लाल पाथलैब की बात कर रहे हो, 27% के मार्जिन Q1 में किए हैं, वो सस्टेनेबल है अब उनके लिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक शेयरों के लिए और ऑफलाइन प्लेयर्स के लिए कुछ अच्छे खासे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ सर, आपका इस पे व्यू लेना चाहेंगे, ये जो पूरा स्पेस है और खासतौर से जो खबर नुपुर अभी बता रही थी, कैसे प्रोस्पेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको पसंद क्या आ रहा है? देखिए, स्पेस अच्छा है जिसमें डॉक्टर लाल पाथलैब एक अच्छा विकल्प रह सकता है, बट ये पूरे स्पेस में हम बहुत ही न्यूट्रल है अभी से।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम मानते हैं कि यहाँ से बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं आ सकते हैं। और दूसरा हमें लगता है कि डायग्नोस्टिक स्पेस के मुकाबले हॉस्पिटल स्पेस ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन देता है निवेश के रूप में, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो फॉर दैट मैटर या कोई भी दूसरी हॉस्पिटल की मैक्स हेल्थ केयर हो। तो मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल स्पेस एज अ सेगमेंट इन द हेल्थ केयर अरीना वो ज्यादा बेहतर विकल्प देता है रादर देन डायग्नोस्टिक स्पेस। ऑलराइट, चलिए तो ये व्यू बनता हुआ सिद्धार्थ जी का। हम यहाँ पर देख रहे हैं दीप, यहाँ पर ओएमसीज एंड ऑल कुछ स्पेस है जहाँ पर कुछ अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है, बट अदरवाइज बहुत डिवाइडेड सा मूव फिलहाल तो मार्केट में नजर आ रहा है और इंडेक्स अपनी रेंज में और अटकते हुए दिख रहा है और ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। बट आइए इस समय बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये जानते हैं अनिल जी के साथ उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी में। अनिल सर, गुड आफ्टरनून। पूरा दिन ही बाजार बहुत ही छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी 20,150 पर है इस समय, बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। बैंक निफ्टी 46,100 पर है, 1/4% नीचे आपको मिड और स्मॉल कैप दोनों दिख रहे हैं। थोड़ा स्टॉक और सेक्टोरल रोटेशन है। बट जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, 40 अंकों की बढ़त आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, करीब 30 अंक ऊपर आपके लिए नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजारों में आधे % तक की नरमी दिख रही है। एशिया भी आज थोड़ा मिला जुला रहा, बट ज्यादातर एशिया भी कमजोर ही था। तो हमारे बाजार भी इन लाइन विद ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सुस्त हैं, बट ग्लोबल मार्केट ज्यादा कमजोर इस समय दिख रहे हैं। रुपया आपका एकदम फ्लैट है, कच्चा तेल आपका अभी भी $94 पर बना हुआ है। क्या राय बनती है सर? हम देखिए दीप, जो डेटा बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि न तो बाजार 20,100 के नीचे जाने को तैयार है, न ही बाजार 20,200 के पार निकलने को तैयार है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों ही तरफ बना हुआ है और क्योंकि बचा 1 घंटा है, आखिर में पौन घंटा, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी भी एक रेंज को तोड़ेगा। अगर 20,200 225 तक पहुंचता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, फिर से इंतजार किया जा सकता है नीचे के लेवल पर खरीदारी करने का। और 20,100 के आसपास आता है, थोड़ा सा नीचे मिलता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती। तो इंडेक्स ऐसा लग रहा है रेंज बाउंड ही रहेगा, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में चूंकि थोड़ा सा एक्शन आज उस हिसाब से ज्यादा है, तो आई थिंक नीचे 46,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 46,200 यहाँ पर आपके लिए डेटा जिस तरह से बने हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग ये हो सकता है कि आज अगर 46,200 के ऊपर 3 बजे के पहले निकलकर बैंक निफ्टी टिकने की कोशिश करता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 46,000 के नीचे जाता है तो बड़ा मूव। तो आई थिंक अगर जब तक 46,000 और 46,200 इस रेंज में बैंक निफ्टी बना रहता है तब तक कोई खास चिंता की बात है नहीं। और ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स में किसी भी तरह का बड़ा मूव आने की संभावना आज थोड़ी सी कम है, तो इसी रेंज में बाजार रहेगा जी। ओके, तो रेंज में ही बाजार रहने वाला है, निकलना नहीं है। तो सर सेम स्ट्रैटेजी, नीचे खरीदारी करें, ऊपर बिकवाली, या फिर इस रेंज में कुछ करने की सलाह नहीं रहेगी? कैसे ट्रेड करना है सर रेंज को? ओके, आई थिंक थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। आज अनिल जी थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा ऑडियो इशू उनसे जोड़ने में मुश्किल रहे हैं। बट जैसा सर ने कहा, एक रेंज में ही आपके लिए बाजार रहने वाला है। कुछ ज़्यादा इसमें एडवेंचर की बात नहीं है। बल्कि वैसे भी कल छुट्टी है, तो उससे पहले आप देख भी रहे हैं बाजार थोड़ा सुस्त बना हुआ है। बट चुस्ती में कुछ काउंटर्स आ रहे हैं और नेहा अभी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रही थी जहां पर आपको लग रहा है कि मूव आ रही है। एग्जैक्टली, ओएमसीज हम कच्चे तेल पर तो फोकस कर ही रहे हैं। बीपीसीएल दिन के उच्चतम स्तर के पास दिखा और साथ साथ इसके पीछे पीछे एचपीसीएल भी चलता हुआ नजर आया है। सुमित जी आई गेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड आफ्टरनून, जरा बताएंगे बीपीसीएल इस समय क्या राय बन रही है? नया बीपीसीएल के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चलने में फायदा है। बीपीसीएल यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। बीपीसीएल में पोजीशंस होल्ड करें, एक अच्छी तेजी यहाँ से बीपीसीएल में बननी चाहिए। 365 370 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ये है आपके लिए बीपीसीएल, 365 370 के टारगेट्स दिख सकते हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन तीनों काउंटर्स में आपको थोड़ा बहुत एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बट हिंडाल्को में आज वीकनेस है, 2.5% का कट आप फिलहाल हिंडाल्को के चार्ट पर देख रहे हैं। वागले साहब जरा देखेंगे, वैसे एक अच्छी लीडरशिप दिखा रहा था, आज मेटल्स में भी रोटेशन है, हिंडाल्को फिसला है। ये वापस री एंट्री के लेवल्स हैं या फिर थोड़ी और सुस्ती देखते हैं यहाँ पर? दीपांशु, अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे जा सकता है बिल्कुल। 485 के करंट भाव से आपको 2-3-4 रुपए नीचे मिल सकता है ये साइडवेज माहौल में। इसमें मोमेंटम तब आएगा जब ये 503 504 निकालेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बिल्कुल लग सकता है, लेकिन ज़्यादा डाउन साइड है ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है ये 480 के लेवल्स होल्ड करेगा।
480 के लेवल्स होल्ड करता हुआ फिलहाल ये नजर आ रहा है। एक बिगुल राकेश जी के लिए, राकेश कुनाल, चार्ट कॉर्नर। बताइए सर। नया एक तो चार्ट कॉर्नर पिक भी है, और अभी मैं मिस कर गया, वो नूपुर ने कवर किया था डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए, तो डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज नया मेरे पास भी है। तो पहले क्या शेयर करूं मैं, वो डायग्नोस्टिक लैब वाली की चार्ट कॉर्नर? सर डायग्नोस्टिक वाली खबर बता दीजिए। देखिए, नया दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने ना एक एडवाइजरी इशू करी है। एक्चुअली जितने ऑर्गेनाइज ये डायग्नोस्टिक लैब्स, इनको बेनिफिट होगा। बेसिकली जो छोटी छोटी लैब्स हैं, ये सैंपल इकट्ठा करती हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, इनके पास फुल टाइम डॉक्टर नहीं होता है, ये लोग डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने एक एडवाइजरी इशू करी है, जिसमें बोला है कि ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलेंगे, डॉक्टर हैज टू फिजिकली, मतलब कि उसको रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा, एल्स क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो जितने भी ये छोटे चल रहे हैं, छोटे छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, इनका बिजनेस शिफ्ट होगा नेहा गोइंग एट टू ऑर्गेनाइज डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब्स लाइक मेट्रोपोलिस, और ये जो डॉक्टर लाल हैं, जितने भी बड़े हैं इनकी तरफ जाएगा, और छोटे से बिजनेस निकलेगा, क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइजरी इशू हुई है दिल्ली मेडिकल काउंसिल की। इनफैक्ट सर, थायरो केयर हम देख रहे हैं 4.5% की स्ट्रेंथ भी इस समय दिखाई दे रही है चार्ट में। इस समय आपको ये या फिर कोई और स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए नेहा, ये तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है, और मेट्रोपोलिस भी चार्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा है। थायरो केयर को मैंने चेक नहीं करा, उसको चेक करके मैं 1 मिनट, इसका भी नेहा शायद नाम चेंज तो नहीं हुआ है थायरो केयर का? नया थायरो केयर का मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस दोनों अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पर, रिवर्सल के संकेत हैं दोनों के ऊपर। कोई बात नहीं बंसल जी, हम आपका वर्ड ले लेंगे इस पर, और जब भी आप थायरो केयर का चार्ट स्पॉट करें आप बताएं। बट बताएं इस समय कि आपका ट्रेडिंग आइडिया कौन सा रहेगा सर? मेरे को दीपांशु इंडेक्स का एक काउंटर है बजाज फिनसर्व, काफी अच्छा लग रहा है। एक तो मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिला है। और जैसे भी आशु जी बोल रहे थे कि 8-9 दिन एक्सपायरी के बचे हैं, तो 1560-65 के अराउंड चल रहा है। 1535 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1604-1610 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, तो बजाज फिनसर्व, इस पर आपके लिए एक ओवरवेट खरीदारी की राय आ रही है, इस पर रखिएगा नजर। आइए, वरुण है हमारे साथ तैयार, और वरुण कुछ खास खबरें लेकर आए हैं जहां तक डिफेंस शेयर्स का सवाल है। वरुण, बहुत सारे हमने देखा ओवर द वीकेंड प्रस्ताव क्लियर हुए हैं, तो एक तो पहले बताइए कि कौन कौन से बड़े प्रस्ताव हैं और कहां पर फोकस करना चाहिए इससे लेकर। तो दीप, आपको याद होगा हम जब लिंक करते थे इसके पहले, मुझे याद है कोविड के समय से हमने ये लिंक करना शुरू किया था कि घर पे हमारे, यानी कि भारत में अब डिफेंस की जितने भी इक्विपमेंट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, और हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। और उसी के तहत आप देखिए लगातार अब भारत में बनने वाले जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसके लिए ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। सरकार ने ओवर द वीकेंड करीब 45,000 के रक्षा खरीद के प्रस्ताव जो है उनको यहाँ पे पास किया है, मंजूरी दी है। इस खरीद में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नए फाइटर प्लेन्स है, लाइट आर्म मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। और ये बनाने का काम कौन करता है? आप देखिए BML, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जो है वो आर्म मल्टीपर्पज़ व्हीकल बनाने का काम करती है। इसके अलावा भारत डायनामिक्स, BEL, डेटा पैटर्न जैसी कंपनियां जो है, अस्त्र माइक्रो जैसी कंपनियां जो है वो काफ़ी हद तक बाकी चीज़ें बनाती है। सर्वे शिप्स के लिए भी ऑर्डर दिया गया है, और ये बनाने का काम अगर आप देखेंगे तो गार्डन रीच शिप बिल्डर करती है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने का ऑर्डर जो है यहाँ भारतीय कंपनियों को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि FY17 तक अगर आप देखते तो कुल भारत में जो बनने वाले डिफेंस इक्विपमेंट है वो करीब 74,000 करोड़ के आसपास के थे। अब ये आंकड़ा जो है 1 लाख करोड़ को भी पार कर चुका है। FY23 में अगर आप देखते तो ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर चुका था। FY22 में करीब 95,000 करोड़ का था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 45,000 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है। आने वाले दिनों में शायद इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। 2024-14 में अगर आप देखते तो भारत से जो एक्सपोर्ट होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो महज 686 करोड़ के थे। अब ये बन के 16,000 करोड़ के भी ऊपर जा चुके हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि हम केवल भारत में बना ही नहीं रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आप देखिए पिछले 3 साल में किस हिसाब से डिफेंस का जो एलोकेशन है वो भी बढ़ा है। 4.71 लाख करोड़ से बढ़ के करीब 6 लाख करोड़ के आसपास आया है। डिफेंस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ हो रहा है। ऑर्डर बुक्स कंपनियां की लगातार बढ़ती जा रही है। भारत डायनामिक्स देखिए करीब 65,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। इसके अलावा
बाकी कंपनियों को भी अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, भारत डायनामिक्स की ऑर्डर बुक करीब 20,000 करोड़ के आसपास की है और इनमें सबसे बड़ा तो HAL है, इसको ऑर्डर बुक तो सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस कंपनियां जो है उनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। हम घरेलू उपकरण तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स पे भी हमारा फोकस है और इसके लिए देव आप ये भी देख रहे हैं कि अब तो डिफेंस रिलेटेड फंड्स भी आना शुरू हो चुके हैं, पहले इनका नामो निशान नहीं था। तो बढ़िया ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपने बोला म्यूचुअल फंड्स भी हैं। म्यूचुअल फंड्स भी HDFC का ही आप देखिए, HDFC का जो डिफेंस फंड है 3 महीने में करीब 19-20% के आसपास के रिटर्न यही फंड दे चुका। और हमने सारे स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखा और एक स्टॉक जो काफी पहले से ही डिफेंस अब थीम बना, उससे पहले से ही रैली में रहा है, वो है आपके लिए HAL और इसके लिए भी इन स्पेसिफिक इन ऑर्डर्स में कुछ अच्छी खबर आई है। राइट, तो बेसिकली ये है कि जो 12 सुखोई विमान का जो खरीदने के लिए हरी झंडी मिली है और माना जा रहा है कि ये विमान जो है वो कहीं ना कहीं HAL ही बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दी है। 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो है उसको खरीदने के लिए यहाँ पे मंजूरी मिली है। HAL इनको बनाएगा। करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास के एयरक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम के लिए जो है वो कुल मिला के खर्चा होगा। हालांकि इसमें से कुछ पार्ट जो है वो HAL बनाने वाला है और विमान में करीब 60% मटेरियल जो है वो स्वदेशी रहने वाला है। ये सबसे अच्छी बात है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना के पास करीब 260 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, जिसमें से 220 से ज़्यादा में HAL ने इसको असेंबल किया है। तो कहीं ना कहीं अगर फिर से नए सुखोई का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो HAL को मिलेगा, क्योंकि आप देखिए 260 में से 220 जो विमान है सुखोई उनको असेंबल करने का काम तो HAL ने किया है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो HAL बन के निकलेगा यहाँ पे। इनफैक्ट डोनिया विमान जो है उसके अपग्रेडेशन का भी जो काम दिया गया है वो कहीं ना कहीं HAL ही करने वाला है। एयर टू सरफेस मिसाइल की बात में जो कर रहा था उसको खरीदने का अप्रूवल दिया है, ये भी HAL के हाथ में आएगा। तो पूरे डिफेंस में तो बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और डिफेंस के विद इन भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े ऑर्डर्स अगर किसी को मिल रहे हैं तो वो HAL के हैं और सबसे बड़ी ऑर्डर बुक भी जो है वो HAL की है। तो यहाँ पे आप खासकर फोकस कीजिएगा। बिल्कुल, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी आई थिंक मजगांव डॉक के बाद अगर एक बड़ा स्टॉक देखें तो वो HAL ही रहा है और FNO वाले स्टॉक्स में तो ऑफकोर्स शानदार आउट परफॉर्मेंस है। आज भी थोड़ा ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ जी, इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी इतना रनअप हो चुका है इस स्पेस में, इन लेवल्स पर कहाँ वैल्यू दिख रही है? डिफेंस में कोई स्टॉक है जो खरीदने लायक होगा इन लेवल्स पर? सर बिल्कुल दीप, और पूरा ही डिफेंस स्पेस को आज जो हम पिछले 1 साल या 1 साल के पहले हम जो लाइट सेक्टर या प्रॉक्सी सेक्टर देखते थे, आज वो आने वाले 3 सालों में मेन सेक्टर बन जाएगा। जैसे ही वरुण बता रहे हैं कि अब भारत एक्सपोर्ट करने लगा है, बहुत सारे उत्पादन इंडिजीनियस भारत में ही हो रहे हैं, उन पूरे ही समूह में आपने जो स्टॉक की इतनी चर्चा की वही स्टॉक टॉप ऑफ द रडार है हमारे, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL। फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी, डिफेंस के लिए मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग दोनों का काम करते हैं और 82,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो 3x ऑफ द रेवेन्यू है। तो HAL पे ही जरूर से खरीदारी करनी चाहिए। 44.25 का हमारा टारगेट है लंबे समय का, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव का। तो ये स्पेस में टॉप पिक होगा हमारा HAL। तो अभी भी दमखम बाकी है। 44.25 यहाँ से भी अच्छा खासा रनअप दिखाई दे रहा है और काफी कॉन्फिडेंट सिद्धार्थ जी इस पे नजर आ रहे हैं। तो अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि PSU बैंकिंग स्पेस अच्छा खासा बजिंग है, स्ट्रेंथ आई है। और कैनरा बैंक, अब हम देख रहे हैं जितने बाकी बैंक्स चढ़े हैं उसके बाद दिन के उच्चतम स्तर के पास कैनरा बैंक भी नजर आ रहा है। हिमांशु जी, कैन बैंक इस समय कोई राय? नेहा जी देखिए, कैन बैंक ऑफ कोर्स एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को कोई 2-4 रुपए मूव के व्यू के साथ नहीं, बल्कि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के साथ अप्रोच करें। हालांकि स्टॉक पिछले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में लगातार बढ़ता आ रहा है, तो थोड़ा सा कोई अगर डिप मिलता है 370-368 रुपए के आसपास तो अच्छे एंट्री के लेवल्स हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठता है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 360 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह की ये मूव है, ये पोजिशनली ये स्टॉक 425-430 रुपए की मूव दिखाने के लिए तैयार है। और इसके अलावा नेहा जी, हमने फ्राइडे को और आज सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह दी थी, उसमें टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और PNB में स्पेशल कॉल्स दी थी। 2 स्टॉक्स उसमें से 20% के अपर सर्किट पर है। तो मुझे लगता है वहां पर दोनों ही स्पेस में काफी अच्छा मुनाफा है और ये जो PSU बैंक के बड़े ब्रेकआउट्स हैं
ये हमारे व्यूअर्स ने जरूर इनमें काफी अच्छा मुनाफा बुक किया है। बिल्कुल, अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां पे दिखाई दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज आपकी भी पिक थी और हम देख रहे हैं मल्टी ईयर हाइस पर ये सारे स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कैन बैंक यहां से स्ट्रेंथ है, 425-30 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। एक पिक आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से, एक बिगुल सुपर सेट का। सिडानी साहब बताइए। देखिए नेहा, ये फुटवेयर की कंपनी है मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 1136 का, 1136 एक ही टारगेट शॉर्ट टर्म, 1136 का। वन स्टॉप शॉप फुटवेयर की ब्रांड है, ऑल इंडिया रिटेल नेटवर्क है, करीबन 760 स्टोर्स है। और मेट्रो और मोची ब्रांड है, इनकी जो थर्ड पार्टी ब्रांड भी है जो ये रखते हैं, जो है क्रॉक्स वगैरह वगैरह, तो इससे भी अच्छे वॉल्यूम्स दिखते हैं। तो मेट्रो ब्रांड पे खरीदारी की राय है। 100 स्टोर एवरी ईयर एडिशन करने की योजना है मेट्रो ब्रांड्स द्वारा, और 19% मुनाफा और 20% आय की ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं सीएजीआर बेसिस पे आने वाले 2 सालों में। एफिशिएंट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एसेट लाइट मॉडल पे भी बहुत हद तक काम करती है। तो मेट्रो ब्रांड्स शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1136 का। 136 के शॉर्ट टर्म टारगेट की खरीदारी करें, ये है आपके लिए मेट्रो ब्रांड्स। ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट खबर है, और आपको याद होगा जब भी एक्सचेंजेस पर प्रॉब्लम आती है या फिर ब्रोकर के सिस्टम से इन पर्टिकुलर आती है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 1-2 ब्रोकर्स के पास कुछ इशू आ रहे थे, तो बाजार में काफ़ी परेशानी होती है कि इस ट्रेड को कैसे सेटल किया जाए। किसी की अगर पोजीशन है तो वो अपना सौदा कैसा काटे, और इसके लिए अब एक नया सिस्टम आ रहा है। अगर ब्रोकर का सिस्टम फेल होता है तो फिर निवेशक ट्रेडर्स निराश ना हो, सीधा एक्सचेंज से ही आपका सौदा कट पाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हैं आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष, जरा बताइए, अगर ये हो गया तो फिर अच्छी बात है कि अगर ब्रोकर पर भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट एक्सचेंज पर ऑप्शन है आपके पास अपना सौदा काटने का। एग्जैक्टली दीपांशु, काफी बार हमने देखा है कि ट्रेडर्स परेशान हो जाते हैं, हमें भी ट्वीट करके टैग करके बोलते हैं कि सिस्टम बंद है, और जब मार्केट में ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है तो बड़े ट्रेडर्स को भी काफी बड़ी परेशानी होती है। अब एक्सचेंज ने फाइनली इसका विकल्प निकाल, सिस्टम ठप हो जाता है, काम नहीं करता है, दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में जो ब्रोकर्स हैं और एक्सचेंज है वो क्लाइंट्स को जिनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वहाँ पर एक लिंक दी जाएगी। इस लिंक के माध्यम से, और ये अच्छी बात है कि इंटीग्रेटेड लिंक है, ऐसा नहीं कि एनएससी की तरफ से आई है तो आप बीएससी के सौदे नहीं देख पाओगे, एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड है, सारे सौदे आपके पास मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपके अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं आप मॉडिफाई कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे, और अपनी जो पोजीशंस हैं ना स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नई पोजीशंस नहीं बना पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग आपकी ट्रेड्स हैं स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे, ऑर्डर लगाया हुआ है तो मॉडिफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारा तो भाव आ गया था लेकिन क्या करें, ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनेगी अगर ट्रेडर का जो सिस्टम है वही ठप पड़ जाता है। तो ऐसे में विकल्प एक इनके पास मिल गया। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज अभी, क्योंकि शुरुआती स्टेज है, मान लीजिए कि एक ही दिन पे एक ही समय पे 2-3 बड़े ट्रेडर्स का सिस्टम जो है खराब हो गया, ऐसे में जिसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, अच्छा साइज के हिसाब से, क्योंकि शुरुआती दौर है तो हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ पर हमें एक अपग्रेडेशन देखने को मिले। लेकिन ट्रेडर्स के लिए काफी बड़ी राहत की बात है कि अगर उनके कोई बड़े सौदे हैं और ब्रोकर के सिस्टम बंद हो जाते हैं तो वहां पर एटलीस्ट उन्हें मॉडिफाई करने का, कैंसिल करने का या फिर स्क्वायर ऑफ करने का विकल्प दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आपका ब्रोकर नहीं चल रहा है तो एक्सचेंज पर जाकर आप अपना सौदा काट सकते हैं, नया सौदा नहीं ले पाएंगे, नया सौदा नहीं होगा। और एक और चीज इसमें यह भी है कि अभी फिलहाल सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के लिए और प्रॉप ट्रेडर्स के लिए थोड़े से विकल्प है। अगर एल्गो ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडर्स हैं आप, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके लिए कोई विकल्प नहीं है अभी। अच्छा, तो एल्गो इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, एल्गो इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए। पर चलिए अच्छा है, सबसे ज्यादा परेशानी भी रिटेल को ही होती है जब ऐसे दिन आते हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 2 इंसिडेंसेस हुए थे। आशु सर, आपसे भी एक बार राय लेना चाहूंगा। अब तक तो बहुत परेशानी होती थी, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, अब तो खैर रोज ही एक्सपायरी हो गई, बट हाई वॉल्यूम डेज के दिन, हाई वॉलेटिलिटी डेज के दिन, बट अब फाइनली आप एक्सचेंज पर जाकर एटलीस्ट अपना सौदा काट पाएंगे रिटेल ट्रेडर्स हमारे। दीपांशु, पहली चीज तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत परेशानी होती थी। मतलब अगर इफ यू ट्राई टू बी इन द क्लाइंट शूज में, हम भी एक ब्रोकिंग चलाते हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, और मतलब बहुत गुस्सा आता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, नहीं चलता, पहली चीज। दूसरी चीज, इन द करंट टाइम जब इतनी डिपेंडेंस दीपांशु टेक्नोलॉजी पे हो गई है, मेरा मानना है कि आप दुनिया में कुछ भी बेस्ट कर लो,
ये चीजें होती रहेंगी। और मतलब इतना कुछ भी कर लो, मतलब आज आप नाम सुनते हो, कल 2 का, परसों का, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी दिन हमारा है, किसी का किसी के साथ भी होता है या हो सकता है या होता रहता है। तो एक चीज की ये 100% मतलब एक्यूरेसी रहेगी, मुझे मतलब नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हो सकता है, कुछ ना कुछ इशू रहेगा। तीसरी चीज जो एक्सचेंज ने किया कि बहुत बढ़िया चीज किया ये रिटेल के लिए या बाकी सब के लिए, बट सिर्फ इसमें आई थिंक देखने वाली चीज होगी कि ये इसका एग्जीक्यूशन कितना आसान है, क्योंकि ये सारी जो एसेंस है ना दीपांशु, टाइम की है। देखिए बहुत रेयर केस होता है कि जब बहुत लंबे टाइम के लिए किसी का प्लेटफॉर्म डाउन हो, जल्दी जल्दी उसको रिजॉल्व किया जाता है, हो जाता है, तो वो टाइम क्रिटिकल है सारा का सारा। तो ये देखना है कि ये जो लास्ट माइल एग्जीक्यूशन जो एक्सचेंज के थ्रू होगी, हाउ फास्ट एंड हाउ कन्वीनियंट इट इज फॉर। बट ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और आई थिंक मुझे लगता है कि स्टार्ट किया है तो इसका एग्जीक्यूशन भी मतलब अगर स्लो भी होगा तो उसको बेटर किया जा सकता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें इसका कोई तोड़ नहीं निकल पाता दीपांशु, मतलब अगर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है। बट दीपांशु इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये ऑन ए लाइटर नोट, आज तक कभी किसी क्लाइंट ने या किसी ने ये नहीं कहा कि बंद होने से या देर से जाने से मुझे फायदा हुआ है। सब कहते हैं नुकसान नहीं हुआ है। कोई तो होगा, मतलब 100 में से 90 को नुकसान हो, कोई तो 10 आके बोलते हैं कि नहीं बंद होने से मुझे फायदा हो गया, मैंने नीचे लेना था या ऊपर बेचना था और ऊपर हो गया। वो आज तक कोई भी नहीं कहता इसके लिए। नुकसान तो खैर सभी का होता है, बट हाँ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आशुष सर की, और बड़ा कदम है एक्सचेंज की तरफ से कि एटलीस्ट अगर आपके ब्रोकर के सिस्टम में फॉल्ट है तो आप अपना ट्रेड एग्जिट कर पाए। आशीष, कोई इंडिकेशन कि कब से ये लागू होने वाला है इस पर? 3 अक्टूबर से चालू 3 अक्टूबर से होने वाला है, तो अच्छी बात है, अगले महीने से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। और जैसा आशीष ने कहा, इनिशियली अगर मल्टीपल ब्रोकर्स के डिफॉल्ट्स हैं तो शायद प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बड़े ब्रोकर को प्रेफरेंस मिले, बट आगे जाकर आई थिंक और ये डेवलप हो जाएगा ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो बड़ा कदम एक्सचेंज की तरफ से आपके लिए आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया आशीष, ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। बट बड़ा कुछ एक्शन बाजार में नहीं आ रहा है। चुनिंदा स्टॉक्स में एक मूव आ रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर रखिए नजर, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट पिछले 5 मिनट में इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। 200 का लेवल टच करने के लिए तैयार है, इनफैक्ट एक बार के लिए 200 टच कर लिया, और पिछले 3-4 मिनट में एक बड़ा वाला स्पाइक आ रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग में। वायदा कारोबार के बैन वाला स्टॉक है, बट बड़ा एक्शन इसमें आपको बनते हुए दिख रहा है, तो अपने रेडार पर रखिएगा और देखते हैं अगर कुछ खबर से रिलेटेड है, कुछ और चल रहा है, ये स्टॉक आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है इस समय। कुछ काउंटर्स जहां पर आज आपको नजर रखनी चाहिए, थोड़ा आज रोटेशन के साथ बाजार में मूव कर रहा है। पीवीआर एक अच्छे रन के बाद आज थोड़ी गिरावट है। ओवर द वीकेंड भी आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा खास हुआ है मूवी रिलीज को लेकर। आज करीब 3% नीचे पीवीआर दिख रहा है, डेज लो पर इस समय काउंटर आ चुका है। बंसी जी, पीवीआर का चार्ट जरा एक बार देखें, एक अच्छे रन के बाद थोड़ा नीचे आया है, आज वापस एंट्री का मौका है या फिर थोड़ी और वीकनेस देखते हैं इसमें सर? देखिए दिवांशु, यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से मतलब कि एक रैली आई थी, मेरे को नहीं लगता है कि अभी जल्दबाजी करनी चाहिए। यहाँ पर एंट्री करने के लिए करेक्शन की शुरुआत हुई है, और करेक्शन थोड़ा सा फर्दर डीपन हो सकता है। 30-40 रुपए आराम से स्टॉक नीचे फिसल सकता है, तो अभी बाय ऑन डिप्स की रणनीति नहीं अपनाएंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। जिन्होंने ले रखा है उछाल पे प्रॉफिट बुक करें। तो ये रिकमेंडेशन आती हुई फिलहाल, लेकिन फोकस हम करते हैं यहाँ पर HUL। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन फिलहाल ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% की स्ट्रेंथ इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिमांशु जी, HUL इस समय कोई राय बन रही है? नहीं जी, ग्रॉसली अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है ये FMCG का दिग्गज, और शायद पिछले कुछ महीनों के लोज पर ट्रेड करता है। हालांकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा शायद यहाँ पर कंफर्टिंग जोन में आ चुकी होंगी, और इसी के चलते यहाँ पर लोअर लेवल्स पर शायद उन लेवल्स पर कुछ खरीदारी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली मुझे लगता है कि फिलहाल टेक्निकल सेटअप वीक है, और जब तक स्टॉक 2540-2550 के ऊपर नहीं निकलता, फिलहाल मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है एट मैक्स। तो फिलहाल मुझे ये जो रिबाउंड लगता है ये सिर्फ एक रिकवरी है, जिस पर 2500 रुपए के आसपास वापस से सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो यह है आपके लिए HUL डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा FMCG पर रखिए नजर, डिफेंसिव होल्ड आउट आपके लिए कर रहे हैं। एक और स्टॉक FMCG पैक से जो होल्ड आउट कर रहा है वो है आपके लिए ITC। जरा ITC को भी पुल अप करिए, 452-453 के लेवल्स के आसपास है, 452 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। आशु सर, पिछले हफ्ते ITC खरीदवाया था सर फ्यूचर्स में, पसंद भी था आपको। 452 आई थिंक एग्जैक्टली इसी लेवल पर था जहां इस समय ट्रेड कर रहा है। अपडेट है सर इस पर कोई? बाजार के साथ आज कुछ ज्यादा एक्शन में नहीं, बट एटलीस्ट होल्ड आउट कर रहा है। दीपांशु बिल्कुल सही आपने कहा, 452 पे लिया था।
आज भी वही भाव है, 440 का स्टॉप लॉस है। मेरा मानना है कि आगे पीछे करके चलेगा। बीच में 2 रुपए घटा, 450 रुपए, कुछ लोग जिटरी भी हो गए थे, कुछ मैसेजेस भी आने लग जाते हैं आईटीसी का क्या करना है। अब वो 440 का स्टॉप लॉस है जहां से कंसोलिडेशन मूव शुरू हुई है और 450 के ऊपर अब कंसोलिडेशन हो रहा है। आज भी देखिए आप निफ्टी डाउन है, मतलब मार्केट डाउन है और स्टॉक दिखा रहा है। तो ये सारे स्ट्रेंथ के साइन है दीपांशु। आई थिंक थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दीपांशु, अभी आपने मुझे ये हाईलाइट किया तो मुझे एक बहुत अच्छा एक इसमें ट्रेड नजर आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं एक स्प्रेड शेयर करना चाहता हूँ आईटीसी में फॉर नेक्स्ट 8 डेज। जैसे हमने 3 स्टॉक्स में किया, ये मुझे चौथा स्टॉक्स भी मिल गया इसके अंदर, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू कि इसको भी एक कैलकुलेटेड स्प्रेड बनाया जा सकता है। चलिए, बात करते करते ट्रेड भी सामने आ रहा है। स्विंग के सुल्तान आशु मदन। बताएं सर। दीपांशु, इसमें अनलाइक जो बाकी स्टॉक्स में दिया था, इसमें 1:1 स्प्रेड बनाना है। 450 की एक कॉल आईटीसी की बाय करें जिसका भाव है 7.5 और 460 की एक कॉल बेच दें जिसका भाव है 3.5। तो स्प्रेड बनेगा 4 रुपए। 4 रुपए मींस 454 में आपका आईटीसी लॉन्ग हो गया अगले 8 दिन के लिए। नीचे डाउनसाइड रिस्क 4 रुपए, ऊपर भी लिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन लॉस हो ही नहीं सकता 4 रुपए से ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आईटीसी क्योंकि थोड़ा सा स्लो मूवर है, कंसोलिडेट करता है, अगला पड़ाव इसका 460 का होगा। अगर वहां तक आएगा तो स्प्रेड में पैसे बनेंगे। और 452 में हमने फ्यूचर लिया और अगर कोई ये स्प्रेड बनाता है तो 454 की कॉस्टिंग आएगी। तो मुझे लगता है कि आईटीसी में लॉन्ग रहना चाहिए। अगले 7-8 दिन में देखिए, अगर फेड ठीक हो गया, डाउ में भी मतलब जो मेजर गिरावट आनी थी एक दिन आ गई है, थोड़ी सी रिकवरी आएगी और आज भी वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी भी दीपांशु देखिए कि पिछले 10-15 मिनट में जितने भी हमने स्टॉक्स की बात की वो या स्टेबल है या मार्जिनली ऊपर है। निफ्टी 20-25 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन वो इस वजह से ही है कि मतलब स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा है। और ये जितनी सारी स्ट्रैटेजीज है दीपांशु, मुझे लगता है कि सबकी सब बनानी चाहिए। इतने कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजीज हैं विद लिमिटेड अमाउंट और इसमें अच्छे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आप देखिए ना, अशोक लेलैंड 5000 का लॉट है, एनएमडीसी 4500 का, एनटीपीसी 3000 का। ऐसे लॉट्स में अगर आप काम कर रहे हैं 1-1.5 रुपए लगा के और उसमें पैसे मिले तो वो 500,000 की डिलीवरी में नहीं आ सकते हैं। तो आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटीज आती है दीपांशु, ये लास्ट 10 डेज में आती है जब प्रीमियम्स कंट्रोल में आते हैं। यही स्प्रेड्स अगर हम बिगनिंग में बनाते हैं तो कॉस्टिंग बहुत हाई होती है क्योंकि लंबे प्रीमियम होते हैं, 30-30, 25-25 दिन एक्सपायरी के होते हैं। तो हर टाइम के स्प्रेड्स डिफरेंट होते हैं। एक कॉल खरीद 450 की एक कॉल खरीद कर 460 की एक कॉल बेचनी है। बिल्कुल 1:1 दीपांशु, 450 460। ओके, और 4 रुपए की कॉस्ट में आपका ये बन रहा है तो 450 की एक कॉल खरीदिए और 460 की एक कॉल बेचिए। ये है आशीष सर की तरफ से आपके लिए राय। इस बीच बैंक्स पर थोड़ी वीकनेस आ रही है जो बाजार पर प्रेशर डाल रहा है। बैंक निफ्टी अब आपका 200 पॉइंट नीचे आ गया है, बट निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है क्योंकि साइमल्टेनियसली जैसे हमने देखा बैंक्स पर वीकनेस शुरू हुई, खरीदारी आपने आती हुई देखी है एफएमसीजी काउंटर्स पर जो बाजार को फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। और कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी रखी नजर। टाइटन की तो हमने बात करी थी, जुबिलेंट फूड पर एक इंटरेस्टिंग मूव अभी अभी आते हुए दिख रही है, ये भी एक स्पाइक कर रहा है। एक बार सुमित जी से जुबिलेंट फूड का चार्ट चेक लिया जाए। सुमित जी देखें जरा, बाजार नीचे गया है बट जुबिलेंट फूड में पिछले 5 मिनट में कुछ एक्शन हुआ है सर। दीपांशु, जुबिलेंट फूड के अंदर ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा ऊपर का बना हुआ है। आज स्टॉक के अंदर थोड़ा ऊपर का तेजी देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड यहां से 550 का लेवल तोड़ने के बाद और तेजी दिखाएगा और फिर ऊपर में 575 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस लिया है वो लोग होल्ड करें। 530 रुपए का इसके अंदर नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 550 ही इसका इमीडिएट टारगेट होगा। उसके बाद 575 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट फूड में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड जहां पर रखनी है नजर। और कंजम्पशन की बात चल रही है तो नुपुर भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट हमारे लिए लेकर आई हैं और वो है डाबर के लिए। सुबह भी इस पर टच अपॉन हुआ था नुपुर, आई थिंक कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं इसको लेकर। डाबर के लिए क्या अपडेट है? बिल्कुल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है क्योंकि कंपनी की तरफ से एक बड़ा एनालिस्ट मीट हुआ था। एनुअल एनालिस्ट मीट जो होती है कंपनी की वो हुई थी फ्राइडे के दिन और बड़े लक्ष्य कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे थे। FY28 तक के कंपनी ने जो लक्ष्य वो दिए, नए प्रोडक्शन और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेज एक्सपेंशन के चलते कंपनी का कहना है कि 90% पोर्टफोलियो जो है वो अब मार्केट शेयर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। मार्केट शेयर जो गंवाया था कंपनी ने वो FY19 से लेकर FY23 तक की बात करें तो नए प्रोडक्ट लॉन्च साथ ही साथ एक्सपेंशन के चलते अब उनमें वापस से रिकवरी आती हुई दिखी। होम एंड पर्सनल केयर की भी बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट में करीबन 15 से 25% तक का मार्केट शेयर कंपनी लेके चल रही है। आने वाले 5 से 6 सालों में ये इतना बढ़ता हुआ दिखेगा और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अगर मार्केट शेयर बढ़ता है तो रियलाइजेशन भी इंप्रूव होंगे और मार्जिन भी आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे।
FY28 में कंपनी का कहना है कि FY28 के टारगेट्स दिए कंपनी ने एक्चुअली, जहाँ पे हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 5,000 करोड़ तक की कंपनी आय लेकर चल रही है। होम एंड पर्सनल केयर की बात करें, बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए, यहाँ पर भी 7,000 करोड़ तक की आय लाने का लक्ष्य कंपनी की तरफ से। और फूड एंड बेवरेज जहाँ से 21% का रेवेन्यू आता है, उसमें भी कंपनी का कहना है कि आने वाले 5 सालों में जो आय है वो 2 गुना होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पर भी कंपनी की कमेंट्री आती हुई दिखी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मार्जिन्स रहेंगे वो 20% से ज़्यादा रहने की उम्मीद है, इसलिए सारे ब्रोकरेज हाउस आज इस पर पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली देखे तो आपको ओवरवेट की रेटिंग दिखेगी, 600 का लक्ष्य है। JP मॉर्गन की भी ओवरवेट की रेटिंग है, 635 का लक्ष्य उन्होंने दिया। जेफरीज भी होल्ड करके चल रहे हैं अपनी रेटिंग को, जहां पे उन्होंने 600 का टारगेट दिख के चल रहे, तो लक्ष्य बड़े और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो मार्केट शेयर गवाया था अब वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर, जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में रह सकता है। सिद्धार्थ जी, कोई राय सर डाबर पर? देखिए, अब तो डाबर का सीजन आ रहा है, क्योंकि विंटर्स में डाबर के च्यवनप्राश वगैरह प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा वॉल्यूम्स दिखता है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली एक नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, तो पॉजिटिव है डाबर। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूरे स्पेस में मुझे थोड़ा सा यूनिक FMCG प्ले ज्यादा पसंद आता है, जैसे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। यूनिक इसीलिए क्योंकि स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सेगमेंट में FMCG प्ले में ब्रांडेड स्पेस में कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर ज्यादा विकल्प है अगर FMCG अरीना की बात करें। बट डाबर भी अगर आपने ले रखा है तो कोई हर्ज नहीं है, आप बने रह सकते हैं 6 से 12 महीने के लिए। बने रहिए 6 से 12 महीने के लिए, ये है आपके लिए डाबर पर आए। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने के तैयार हैं, कैश का ऑप्शन लेंगे उनके साथ पर आइए। उससे पहले एक बार बैन से बेनिफिट क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? 10 स्टॉक्स हैं इस समय वायदा कारोबार के बैन में, क्या होंगे बदलाव, जानते हैं एक बार आशीष के साथ। बताएं आशीष, इस बार क्या होगा? दीपांशु, बदलाव हो रहे हैं लेकिन गिनती नहीं बदलेगी। 10 स्टॉक हैं आपके पास, 10 में से 2 ऐसे हैं जो बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर 79.99%, 80% से नीचे आ गई है पोजीशन, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। और एक इंडिया सीमेंट भी है यहाँ पर, क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी अभी बचा हुआ, तो पॉसिबिलिटी कि ये भी स्टॉक बैन से आ जाए। पोजीशंस घट चुकी हैं, 80.2% है, 80% से जैसे ही नीचे आएंगे स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। फिर इसके सामने एंट्री करने के लिए तैयार हो रहा है PNB। सरकारी बैंकों में गजब की तेजी देखी जा रही है, 105% हो गई है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और दूसरा नाम है डेल्टा कॉप, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तेजी से पोजीशंस में इजाफा देखने को मिला, 104% है। PNB और डेल्टा कॉप दोनों ने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। तो 2 स्टॉक है जो फ्रेश एंट्री करेंगे, 2 स्टॉक है जो एग्जिट करेंगे, इंडिया सीमेंट और हिंदुस्तान कॉपर। गिनती 10 की 10 रहेगी। एक दिन के लिए बाहर आया था डेल्टा और वापस एंट्री के लिए तैयार है, बट इंडिया सीमेंट भी वापस आ रहा है बैन में, ये इंटरेस्टिंग है। और नहीं, इंडिया सीमेंट कह रहे हैं बैन से बाहर जा रहा है, हिंदुस्तान कॉपर भी बैन से बाहर जा रहा है, डेल्टा और PNB ये एंट्री के लिए हो रहे हैं तैयार। ये इंटरेस्टिंग आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग, जो अभी हमने एक स्पाइक, बड़ा वाला स्पाइक आते हुए देखा था, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, 18.25 लाख शेयर्स के कई सौदे अभी थोड़ी देर पहले, 17.5 लाख शेयर्स के कई सौदे अभी हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग में दिए थे, तो वो एक्सप्लेन करता है कि इतना बड़ा स्पाइक कहाँ से आया था इस काउंटर में। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं सर कैसे देख रहे हैं इस समय के मार्केट एक्शन को? गुड आफ्टरनून दीप। सुबह तो जो पुट ऑप्शन दिया था फिर निफ्टी का, एक बार तो मैंने कहा कि इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है तो निकल सकते हैं, बाकी होल्ड कर सकते हैं। और वो 63 रुपये पर दिया था, आज वो 93 चल रहा है, 93-94 डेज हाई पे। वही व्यू था कि मार्केट में एक आपको डाउन साइड देखने मिलेगी। और दीप, अब 28 सितंबर की एक्सपायरी का 46,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदना है। सुबह फिर निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदा हमने आज ही की एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी का खरीदना है 291 पर। सो 46,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का 28 सितंबर की एक्सपायरी का, आई मीन दैट इज द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी विच इज़ द मंथली एक्सपायरी एज वेल। 28 सितंबर विल हैपन ऑन अ थर्सडे। तो जनरली बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी जो है वो निफ्टी के साथ ही होगा थर्सडे को। सो ये आप 291 पर खरीदे। अदरवाइज वीकली एक्सपायरी वेंसडे को होता है दीप, विच इज़ डे आफ्टर टुमारो। बट सिंस इट्स अ ट्रंकेटेड वीक, तो मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का दे रहा हूँ जो मंथली एक्सपायरी भी है। सो बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल एक्सपायर ऑन अ थर्सडे नेक्स्ट वीक। इसका स्टॉप लॉस दीप जो नीचे की तरफ रहेगा 114 पर रहेगा।
टारगेट्स ऊपर में फर्स्ट टारगेट रहेगा 450 का, दूसरा टारगेट रहेगा 565 का। सो 450 एंड 565 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना होगा ये पुट ऑप्शन। रीज़न भी मुझे सुबह भी वीकनेस लग रहा था, इसलिए फिन निफ्टी रेकमेंड किया था और वो तो डेज हाई पे चल रहा है। मुझे बैंक निफ्टी में भी वीकनेस नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप डेटा देखेंगे तो हायर लेवल्स पर 46,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस वही डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो 46,350 400 जो प्रीवियस हाइज थे वो निकल नहीं पाए बैंक निफ्टी में जैसे निफ्टी ने निकाला ऐसे। सो आई थिंक दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ अ गुड प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स। 45,500 तक के लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिल सकते हैं जब तक ये 46,400 500 के लेवल्स अपसाइड में निकलते नहीं है। सो यू नो सम वीकनेस कंसोलिडेशन जो सुबह भी मैंने कहा था कि आपको देखने मिल सकता है, इफ नॉट अ मेजर डाउन साइड बट सम प्रॉफिट बुकिंग कैन लीड टू मार्केट्स फॉल एज वेल। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ से। आशु सर भी अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे, जय का भी यही व्यू आ रहा है। 46,000 फुट अगले एक्सपायरी होगी तो 28 सितंबर की एक्सपायरी की खरीदनी है, ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आपको थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। बात करते करते थोड़ा बैंक निफ्टी पर प्रेशर और बड़ा है, 46,000 के नीचे आ गया, इनफैक्ट 45,900 के भी नीचे जाने की तैयारी में से नहीं दिख रहा है। 300 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में आया और बैंक्स की सेलिंग की वजह से हम देख रहे हैं पूरे बाजार पर आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो सारे के सारे बैंक निफ्टी जो कंपोनेंट्स हैं वहां पर आपने वीकनेस आती हुई देखी है। HDFC बैंक आज गिरावट लीड कर रहा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को हमने देखा था बढ़िया मोमेंटम था HDFC बैंक में, फुटसी रीएडजस्टमेंट भी था, सेंसेक्स रीबैलेंसिंग भी थी, जिसकी वजह से HDFC बैंक में बड़ी पोजीशंस बनी थी। अब वो आप देख रहे हैं कि थोड़ी वो भी अनबाउंड हो रही हैं और थोड़ी बिकवाली वहां पर भी आ रही है। तो बड़े बैंक्स में HDFC बैंक गिरावट लीड कर रहा है। अब थोड़ी वीकनेस आपको कोटक, ICICI और एक्सिस में भी आती हुई दिख रही है। हालांकि SBI और इंडसइंड इस समय होल्ड आउट कर रहे हैं। सुमित जी एक बार HDFC बैंक देख लीजिए, ज्यादा प्रेशर इसी से आ रहा है, क्या रहा है चार्ट्स पर और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहां आते हैं सर इसके लिए? दीपांशु, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर नीचे में स्टॉक 1600 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें और किसी ने लॉन्ग कर रखा है तो बुक करें। 30-40 रुपए का फॉल लगता है HDFC बैंक में, यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके, थोड़ा सा और प्रेशर यहाँ से HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक स्टॉक जो दिन के उच्चतम स्तर के पास होल्ड आउट कर रहा है वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। वागले सर, कोई राय इस समय बन रही है? थोड़ा अपसाइड तो दिख रहा है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा। 1110 तक ये जा सकता है, 1088 है, हो सकता है 2-3% की अपमूव हो, पैटर्न अच्छा है। 1 से 2 दिनों के व्यू से मुझे लगता है 1110-120 तक परसों तक ये स्टॉक जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 1065 का होना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे रही है। PL इस पे करिएगा फोकस, 1065 का स्टॉप लॉस। पिडलाइट इंडस्ट्रीज ये भी हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के पास ही ट्रेड हो रहा है। बंसल सर, पिडलाइट इंडस्ट्रीज चार्ट पे इस समय कोई राय आपकी तरफ से? नया पिडीलाइट में देखें तो आज का कैंडल अच्छी है, पिछले 2 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। तो जिनके पास है नया 2485 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है और एक बार 2515 2515 के लेवल डिसाइसिवली टूटेंगे तब फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रख के ट्रेडिंग करने की राय है। बढ़िया स्पाइक आ रहा है, वही कंजम्पशन की जो बात चल रही थी यहाँ पर एक लाइन से पिछले कुछ मिनटों में सब चढ़ गए हैं, सारे के सारे मूव कर रहे हैं। तो बढ़िया मूव आ रही है। पिडलाइट पर रखिए नजर, इस पर भी एक्शन बन रहा है। बर्जर पेंट्स की हमने बात करी थी और सारे FMCG काउंटर्स तो रेडार पर हैं ही। बट एक स्टॉक जिसमें आज भारी गिरावट आ रही है वो ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज आपको होते हुए दिख रहा है। हालांकि आज रूमर पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया था, बट वोडाफोन आइडिया 7.25% का बड़ा कट इसमें आया है। और कुशल काफी सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं वोडाफोन आइडिया में, बट जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, अच्छी खबर थी कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पर कर दिया है। जरा बताएं इसके बारे में और क्या कुछ चल रहा है बाजार में, जरा लाइट डालें इसमें। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, अच्छी खासी तेज़ी आपके स्टॉक प्राइस में देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी फेड ऑन होती हुई नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स कुछ इन्वेस्टर इंटरेस्ट को लेकर बातचीत चल रही थी जिसका कंपनी ने ऑलरेडी खंडन कर दिया है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो भुगतान इनका होना था, यानी कि 1680 करोड़ रुपये का जो इनको पिछले महीने भुगतान करना था 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, जो इनको इंस्टॉलमेंट इन्होंने 20 इंस्टॉलमेंट्स के लिए अग्री किया था कि हर
हर जो इंस्टॉलमेंट है करीबन 1680 करोड़ रुपए की वो ये देते हुए नजर आएंगे। तो उसके लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड इन्होंने लिया था पिछले महीने, जिसका इन्होंने सक्सेसफुली जो 15% इंटरेस्ट है उसके साथ इसका भुगतान कर दिया है 1701 करोड़ रुपए का डीओटी को। अब आप देखिए यहाँ पर ये भुगतान तो हो चुका है, पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग अच्छी डेवलपमेंट हुई थी मार्च तिमाही में। जो लाइसेंस फीस और एसयूसी से जुड़ा हुआ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस से जुड़ा हुआ कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए का जो भुगतान था वो भी कंपनी ने कर दिया है। अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी जो है जिस तरह के अभी भुगतान कर रही है आगे चलकर किस पोजीशन में रहेगी। पर अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन देखेंगे जहां पर सालाना इंस्टॉलमेंट वोडाफोन आइडिया की करीबन 16,000 करोड़ रुपए की बैठती है, उसके मुकाबले सालाना जो इंस्टॉलमेंट है भारतीय एयरटेल की वो करीबन 9,000 करोड़ रुपए की बैठ रही है। पर सामने आप देखिए कैश फ्लोज, जिस तरह से कंपनी का जो सालाना एबिडा है वोडाफोन आइडिया का है 10,000 करोड़ रुपए का, वहीं भारतीय एयरटेल काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है 23,000 करोड़ रुपए के सालाना एबिडा के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जो पेमेंट देने की कंफर्ट है वो भारतीय एयरटेल में रिलेटिवली अभी बहुत ज्यादा है। और आपको ये भी पता है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका कंपनी का ग्रॉस डेट है। अगर आप वोडाफोन आइडिया को देखें तो देखना है कि यहाँ पर अब आगे चलकर कंपनी कितना भुगतान कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा था, प्रमोटर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे थे कि 2,000 करोड़ रुपए के वो निवेश कर देंगे जब भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखना है कि यहाँ पर फाइनली किस तरह से इन्वेस्टमेंट सिनेरियो बनता है वोडाफोन आइडिया के अंदर तमाम प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट का। पर इंडस टावर यहाँ पर जिस तरह का भुगतान हुआ है उससे अब ये तो लग रहा है कि आगे की अगर पेमेंट साइकिल सुधरती है और कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं तो इनका करीबन 9,500 करोड़ रुपए का बकाया है, उसका भी कुछ पोर्शन हो सकता है कि यहाँ पर इंडस टावर को भी मिलता हुआ दिखे। तो राहत की बात इनके लिए भी है। हालांकि आज ऑफ कोर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं खबरों के आने के बाद, बट वैसे अच्छी खबर दोनों कंपनीज के लिए आ रही है। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल सर, पिछले 1 घंटे में कुछ बदला नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा खराब ही हुआ है बाजार का मूड माहौल। आपका बैंक निफ्टी पिछले कुछ मिनटों में ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, 46,000 के नीचे आया है बैंक निफ्टी। इस समय 250 पॉइंट का कट है, 45,975 पर बैंक निफ्टी है और उसकी वजह से थोड़ा निफ्टी पर भी प्रेशर बढ़ा है। 20,130, 60 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स लेड बाय HDFC बैंक, यहां पर आपको ज्यादा गिरावट दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी डाउ फ्यूचर्स आपका सिर्फ 15-20 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 25 पॉइंट ऊपर है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 4.4% पर है, तो वहां से भी थोड़ा सेंटिमेंट पर दबाव आ सकता है। बताएं सर क्या करना है इस समय? देखिए जी, अगले 2 ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से भी, हमारे लिए। वैसे कल हमारे बाजार बने तो आज रात को अमेरिका का संकेत और उसके बाद परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स, और इस बीच में जब फेड की मीटिंग है और बुधवार शाम को फेड की बैठक का फैसला आएगा, गुरुवार सुबह यहाँ पर संकेत मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जब बुधवार सुबह हम लौटेंगे तो 3 संकेतों के दम पर थोड़े से मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट भी वोलेटाइल हो सकते हैं और आज इसीलिए थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ भारतीय बाजार हल्के फुल्के नुकसान के साथ है। मेरा ये समझना है कि फ्रेश पोजीशन तेजी या मंदी की दोनों बनाने की राय नहीं है। आज भी वॉल्यूम सबसे कम है और कल भी छुट्टी का दिन है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप निफ्टी पर 20,000 का पुट ऑप्शन लेकर अपने आप को एज रख सकते हैं और बैंक निफ्टी पर आप 45,800 का पुट ऑप्शन लेकर या 45,600 जो आपको ठीक लगे वो उस पुट ऑप्शन के साथ आप एज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है तो आप 20,300 या 20,250 का कॉल ऑप्शन लेकर एज कर सकते हैं और बैंक निफ्टी पर 46,300 या 46,500 का कॉल ऑप्शन। फ्रेश पोजीशन क्योंकि छुट्टी का दिन है, अदरवाइज बनाने की राय बनती थी सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन क्योंकि बुधवार को जब हम खुलेंगे तो थोड़े गैप के साथ ऊपर नीचे खुलने के चांस बनते हैं, तो बेहतर यही होगा कि फ्रेश पोजीशन सही बनाए। अब बुधवार के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर वो 20,000 के आसपास होगा, 19,950, 20,050 सपोर्ट रहेगा और वही 20,200, 225 ऊपर रुकावट की लेवल रहेगी। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,650 से 45,800 आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा और 29,900, 45,225, 45,375, माफ कीजिएगा 46,225, 46,375 आगे ऊपर के लिए लेवल रहेगा। तो आई थिंक फ्रेश पोजीशन आज अवॉइड करें, जो पोजीशन है उसको हेज करके चलें या फिर कम रखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, यह है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। थोड़ा अब ध्यान रखिए,
45,800 का पुट लेकर अगर आप चाहें तो अपनी लॉन्ग पोजीशन हेड भी कर सकते हैं। बैंक्स में स्पेशली इस समय कमजोरी ज़्यादा आई है। 20,000 का निफ्टी का पुट लेकर आप अपनी लॉन्ग हेज कर सकते हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है, बट अगले 2 सेशंस इंपॉर्टेंट है और ऑफकोर्स कल तो हमारे बाजार में छुट्टी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। इस बीच नेहा एक बार रुपए पर नजर डाल देते हैं। वैसे तो 5 पैसे ही कमजोर है, बट रिकॉर्ड लो के ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बना था अक्टूबर 2022 में 83 रुपए 29 पैसे का, और हमने पिछले हफ्ते ही रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है जो कि थी 83 रुपए 21 पैसे की। तो अभी हम ऑलरेडी दिन का जो लो है वो 83.24 के पास छू चुके हैं। अगर अगले 6 मिनटों में यहाँ पर क्लोजिंग है, इसके पास क्लोजिंग होती है, मतलब ये रिकॉर्ड लो क्लोजिंग होगी, रिकॉर्ड लो क्लोजिंग होने वाली है। और ये तब हो रहा है जब आरबीआई का इतना इंटरवेंशन आ रहा है। और प्रॉब्लम यही है कि कच्चा तेल आपका 10 महीने की ऊंचाई पर है। वो हमारे शॉपिंग बैग का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कंपोनेंट है, प्लस जो डेफिसिट है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आरबीआई का तो भरसक प्रयास है कि यहाँ पर इसे रिकॉर्ड लो के नीचे टूटने ना दिया जाए, बट ऑफ कोर्स थोड़ी दिक्कतें यहाँ दिख रही हैं। एक बार मैं सुमित जी से रुपए के लेवल्स लेना चाहूंगा। सुमित जी, अगर इन लेवल्स पर क्लोज होता है तो रिकॉर्ड लो क्लोजिंग के लिए हम तैयार हैं, और अदरवाइज भी जो इसका ऑल टाइम लो है उससे सिर्फ 5 पैसे 6 पैसे दूर है सर। दीपांशु, थोड़े दिन पहले रुपए के ऊपर बात भी हुआ था। मैंने कहा था कि मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि रुपए के अंदर कमजोरी बढ़ेगी और 84 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये उसकी तरफ ही जा रहा है। 83.25 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 83.30 का लेवल टूटने के बाद 83.70 से लेके 84 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एक बार थोड़ा सा गड़बड़ है, रुपया यहाँ से और कमजोर हो सकता है। जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है ये कमजोरी के निशान है। दीपांशु, एक बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। एक सेल साइड का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। फ्यूचर्स में अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 834 रुपए 833 रुपए 50 पैसे। 833.50 834 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से ऊपरी लेवल से कंटिन्यूस अदानी पोर्ट में दबाव देखने को मिल रहा है, और आज भी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अदानी पोर्ट में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल साइड का व्यू लिया, एक बार पोजीशंस होल्ड करें। थोड़े नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 845 850 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 845 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है, और अदानी पोर्ट में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं 820 ये इसका पहला टारगेट होगा, 810 ये इसका दूसरा टारगेट होगा। तो अदानी पोर्ट में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। 845 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे के अंदर पहला टारगेट 820 रुपए का, दूसरा टारगेट 810 रुपए का। 2 से 3 दिनों का व्यू लेके, ये सेल का व्यू लेके काम करके चलने का सलाह रहेगा। बिकवाली करें अदानी पोर्ट। बिकवाली करिए अदानी पोर्ट। थोड़ा बाजार का मूड माहौल अब आपको बिगड़ते हुए दिख भी रहा है। क्लोजिंग से पहले थोड़ी पोजीशंस भी कट रही हैं, थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है, और स्टॉक्स जो आज थ्रू द डे एक्टिव थे वहां पर भी थोड़ी वीकनेस आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें आपको आती हुई दिख रही है। एनटीपीसी, HUL, टाटा मोटर्स, SBI हल्की हल्की मुनाफा वसूली है। ऊपर से अब काउंटर्स थोड़ा सा आपको स्लिप होते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफकोर्स ज्यादा गिरावट तो आज हिंडाल्को HDFC बैंक से भी आई है। IT स्टॉक्स के लिए भी कमजोर ही दिन रहा था। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीप, सुबह तो मैंने M&M दिया था इन द मनी ऑप्शन, और उसमें फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका था। तो वहाँ पे तो एक अच्छा मूव 36 वाला ऑलमोस्ट 56 प्लस हो गया। एक बड़ा मूव वहाँ पे देखने मिला। अब अंबुजा सीमेंट्स का आप 440 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 75 पैसे, 11 रुपये तक खरीदे दीप। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा दैट वुड बी एट 6.35, 6 रुपये 35 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको खरीदे। इसके टारगेट्स ऊपर में बनेगी 18 रुपये से लेकर 22 रुपये, 18 एंड 22 ये 2 टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट्स का इन द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 440 के स्ट्राइक का खरीदे। यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 410 415 410-15 तक के लेवल्स आपको स्पॉट में वहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए अंबुजा सीमेंट 440 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है इस समय। बहुत एक्शन हुआ है आज बाजार में, और थ्रू द डे हमने देखा है कुछ ज्यादा मूव नहीं आई, बट आखिरी 1.5 घंटा, पहला 1.5 घंटा, आखिरी 1.5 घंटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। तो रेंज में रहने के बाद
आखिरी 1-1.5 घंटे में मुनाफा वसूली बाजार में बढ़ती हुई दिखी है। 0.5% नीचे आपके मिड और स्मॉल कैप बंद हो रहे हैं। 0.5% से ज्यादा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी ने दिखाई है और निफ्टी करीब अब 70 अंक नीचे डेज लो पर बंद होने की तैयारी में है बाजार। पिछले हफ्ते के जबरदस्त एक्शन के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कमजोर नोट पर होती हुई दिखी है। कहां पर था आज एक्शन? ऑटोज ने तो कमाल किया, बट टुवर्ड्स द एंड कंजम्पशन में मूव आपको आती दिखी। टाइटन स्पेशली ये अच्छा रहा। ब्रिटानिया में मूव थी। आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल ये भी आपको एक्टिव दिख रहे थे। टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स यहां पर भी खरीदारी हुई है। पावर ग्रिड टॉप गेनर था, 3% का उछाल। एचडीएफसी लाइफ लगातार दूसरे दिन ये एक्टिव हो रहा था। एनटीपीसी में आपने मूवमेंट देखी है और ऑटो इंडेक्स तो लाइफ हाई पर था। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर ये सारे काउंटर्स आपको एक्टिव दिखे। बट प्राइवेट बैंक्स स्पेशली एचडीएफसी बैंक कमजोरी, कोटक बैंक इसमें गिरावट, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें आपको वीकनेस आती हुई दिखी। इन दिग्गजों ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। आईसीआईसीआई एक्सिस भी आपके लिए कमजोर थे। वीकनेस आपको भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में भी दिखी है। वायदा कारोबार वोडाफोन आइडिया एक जबरदस्त रनअप के बाद आज भारी गिरावट हुई। 7% का कट इस पर आते हुए दिखा। बट सामने पीएनबी, आरईसी, पीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीईएल, कॉनकॉर्ड जैसे काउंटर्स आपके लिए एक्टिव होते हुए दिखे। ऑल इन ऑल उनके कट के साथ और बैंक निफ्टी 45,940 के लेवल पर करीब 290 पॉइंट के कट के साथ। आइए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए क्या कुछ तैयारी करी है हमारी टीम ने, जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। और एक बढ़िया मूव आपको जो बाजार की अब तक दिखी थी वो आपको एक रुकती हुई दिखी है, बट शाम को प्रोग्रामिंग आपके लिए काफी सारी होने वाली है। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके सामने आ गए हैं। 60 पॉइंट नीचे निफ्टी 20,133, 250 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी 45,980 और करीब 0.5% का कट आपको मिड और स्मॉल कैप में आखिरी 15 मिनट की मुनाफा वसूली रही है। सितंबर सीरीज अब तक अच्छी रही है। एक साइजेबल फॉल जो इंडेक्सेस में आया है आज के दिन आपको लार्ज कैप्स में दिखा है और पिछले ट्यूसडे को मिड कैप्स में दिखा था। बट एक्शन आएगा वापस वेडनेसडे मॉर्निंग को। कल की छुट्टी को एंजॉय करिए, त्योहार अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए। दिल्ली से आशु जी, साथ ही बंसल जी आपका भी, और हिमांशु जी आपका भी सर, और मुंबई के सिरानी साहब, वागले साहब, सुमित जी एंड जय ठक्कर। मिलेंगे आप सभी से वेडनेसडे मॉर्निंग को। मेरी और नेहा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और नेहा तो खैर हमारे साथ जुड़ी रहने वाली है क्योंकि कमोडिटी बाजार के एक्शन को आप आगे बढ़ाएंगी नेहा। एग्जैक्टली और रिकॉर्ड लो क्लोजिंग दिख रही है दीप यहाँ पर करेंसी मार्केट में, क्योंकि 83.27 के पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अक्टूबर के रिकॉर्ड लो से 2 पैसा ही दूरी पर हमारी क्लोजिंग हुई है, लेकिन है तो ये रिकॉर्ड लो क्लोजिंग। और इसी वजह से रुपए में इस कमजोरी के कारण ही हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो कच्चा तेल हो, चांदी हो, मेटल्स हो, सोना हो, सबको बल मिला है और सब चमक रहे हैं। अब सवाल यही है कि आपको शाम के सत्र में अब क्या रणनीति अपनानी है, रुपए की चाल यहां से कैसी रहने वाली है, सब पर हम करेंगे फोकस। थोड़ी देर में कमोडिटी सुपरफास्ट में चल लौटते हैं।